प्रेमलता, एक तो मैं ये कहूंगा, अनम्यूट करके मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप म्यूट, मतलब म्यूट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे आसानी रहेगी। मीटिंग में किसी को भी कुछ बोलना है तो हाथ रेज करके कर लें। दोस्त, आज की मीटिंग में मैं नीरज सिंघल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आईआईए, आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे जितने भी पास्ट प्रेसिडेंट मीटिंग में अवेलेबल मीटिंग में हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत भी। हमारे वर्किंग ग्रुप कमेटी के चेयरमैन कमलेश अग्रवाल जी का भी स्वागत, और अपने सेंट्रल ऑफिस बियरर्स और जितने भी फैसिलिटेशन काउंसिल के डिफरेंट डिफरेंट कमिश्नरेट के नॉमिनीज हैं, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। मैं मीटिंग को हम आगे बढ़ाते हुए मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, क्या हम पहले कंडोलेंस करा दें कि एक बार? मैं बता देता हूँ, मैं सोचता हूँ बता देता हम्म। हूँ। सभी सदस्यगण, मेरे सभी भाई लोग जो भी मेरे डाइस पर दिख रहे हैं स्क्रीन पे, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, अभिवादन। एक दुखद सूचना है, हमारे कर्मठ और भक्ति महती जनरल सेक्रेटरी महोदय के सगे बड़े भाई का आज इंतकाल हो गया है। तो हम चाहेंगे कि मीटिंग शुरू होने से पहले एक कंडोलेंस की व्यवस्था रहती है, 1 या 2 मिनट का मौन रख के हम लोगों को उसके बाद दोबारा मीटिंग शुरू करें, ऐसा मेरी सोच है, मानना। तो इसमें आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि पहले हम लोग 1-2 मिनट के मौन करके इसको फिर दोबारा मीटिंग से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन 2 मिनट बाद दोबारा पुनः शुरू कर देंगे। शुरू करते हैं। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। शांति। मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आज की जो हमारी पहली मीटिंग एजेंडा फॉर डिलेड पेमेंट्स और इसकी अवेयरनेस से रिलेटेड, इसकी जागरूकता से रिलेटेड की जा रही है, उस पर आप अपने विचार रखें। अध्यक्ष जी। भाई नीरज जी, जैसा कि आपको सबको विदित है कि हमारे जनरल सेक्रेटरी जी के भाई का इंतकाल होने की वजह से सचिव का काम भी इस समय आज नीरज सिंघल जी कर रहे हैं। तो धन्यवाद सर, सबको प्रणाम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और मेरा के भाई इसको काफी अच्छे ढंग से इस काम को कराने का प्रयास कर रहे हैं, डिलेड पेमेंट। हम लोगों को इस पर अपने जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं, जहाँ जहाँ काम नहीं हो पा रहा है, जहाँ जहाँ शुरुआत नहीं हो पा रही है, जैसे कि हम पीछे कोल साहब के साथ नवनीत सहगल साहब से मिले हुए थे कि कानपुर में डीआई समय नहीं दे पा रहा। इसी तरह और कहीं भी जगह ऐसी होंगी जहाँ समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको चालू कराने के लिए अगर सारी चीजें आ जाएंगी, एक भी मीटिंग नहीं हुई है, तो हम लोग इसको बहुत जल्दी मिलके या ऊपर नीचे लिखा पढ़ी करके इसको आगे बढ़वाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कोविड के बाद वैसे ही पैसे की बड़ी क्राइसिस है और सरकार भी पैसा भी नहीं दे और उसके बाद समय भी ना दे, तो ये चीज़ बेहतर नहीं रहेगी। ये बहुत ही गलत चीजें हैं।
तो हमारा ये और नहीं है कहीं लिखा नहीं प्लेट। नीरज भाई, ये तो प्लेट यहाँ पर भी। जी मैंने म्यूट कर दिया है। हाँ जी, हमने म्यूट कर दिया है जी। तो यही है कि के भाई इस बारे में बताएंगे सबके बारे में कि किस चीज़ का कितनी मीटिंग हुई है, क्या क्या शुरुआत हुई है, जहाँ जहाँ नहीं शुरुआत हुई है कल उसके बारे में हम लोग निश्चित रूप से फाइनल करके एक पूरा डिटेल भेज देंगे संबंधित अधिकारियों के पास, तो माननीय मंत्री जी के पास भी, कि ये पोजीशन है, यहाँ काम नहीं शुरू हो पाया, ताकि काम शुरू हो सके। ऐसी मेरी सोच है। आगे के जी बताएंगे कृष्ण भाई हमने कि अब आगे क्या उनकी प्रोग्रेस है, क्या कार्रवाई चल रही है। के भाई साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं? के जी आप अपना अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नीरज सिंघल जी। ये हम लोगों की इस वर्ष की पहली डिलेड पेमेंट से रिलेटेड मीटिंग है और इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी ये 18 कमिश्नरी में जो एक नया उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, उसमें कितनी एक्टिविटी हो पा रही है, कितनी नहीं हो पा रही है, इसकी जानकारी हमारे सभी सदस्य जो नॉमिनेटेड हैं उनसे फीडबैक लेके, और जैसे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि अगर कहीं नहीं हो पा रही है तो उसके लिए गवर्नमेंट में हायर लेवल पे हम लोग अप्रोच करके उसको स्ट्रीमलाइन कराएंगे। इस मैटर पे हम एक बहुत पुरानी चीज याद दिलाना चाहेंगे। हमारे बहुत से साथी सब जानते भी हैं कि जब उद्योग बंधु का कंसेप्ट शुरू हुआ था तो उसमें आईआईए का बहुत बड़ा रोल था। उस समय जो भी आईआईए के कर्णधार थे, हम कहेंगे जो सीनियर्स थे उस समय, तो उन लोगों ने बड़ी मेहनत करके ये चीज गवर्नमेंट के लेवल पे शुरू कराई थी और उसमें भी महीनों, क्या हम तो समझते हैं वर्षों लग गए थे उसको स्ट्रीमलाइन होने में। कितनी बार हम लोगों को साल भर में और चीफ सेक्रेटरी लेवल पे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल पे अप्रोच करना पड़ता था। इवन हमें ध्यान है 10-12 साल पहले हमने सभी चैप्टर से एक डेटा कलेक्ट करके, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मांगा कि भाई अगर आपके पास कोई डेटा है कि हाँ भाई किस किस चैप्टर में किस किस डिस्ट्रिक्ट में उद्योग बंधु हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अगर आप हमें कोई डेटा दे सकें। और उसमें कंप्लेंट ये भी थी कि साहब वो डीएम नहीं आते, वो छोटे जूनियर ऑफिसर को भेज देते हैं। तो बाई चांस उस समय संभव हमारे पास ही जिम्मेदारी थी कैसे भी, तो वो पूरा डेटा बना के जो चार्ट हमने दिया है उनको, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और उस पर तुरंत उन्होंने ऑर्डर्स निकाल के और सबको स्ट्रिक्टली कहा। और बल्कि वो एक टाइम तो ये था कि उद्योग बंधु में समय समय पे जो प्रभारी मंत्री है वो भी आते थे। देखा था मतलब बढ़िया से लगा था क्या मेरा पेमेंट वाले में प्रेमलता में म्यूट हो गया हूँ। ओके, मैं भी म्यूट हो गया था बाई चांस ओवरऑल में। तो मैं ये बता रहा था कि इस तरह से उद्योग बंधु में थोड़ा समय लगा था, लेकिन अब आप लोग खुद देख रहे हैं कि कितने अच्छे से अब ये मीटिंग्स हो रही हैं। अभी भी अपवाद हैं, कई जगह नहीं हो पाती, कई बार सही नहीं हो पाती हैं, और या कि डीएम टाइम नहीं दे पाते हैं। तो वो देखिए अलग अलग डीएम के अपने ऊपर उसकी अपनी व्यस्तता पे भी डिपेंड कर जाता है। लेकिन इसी तरह से इस समय हम लोगों को एक पूरे फोर्स से, अगर हम डिलेड पेमेंट सिस्टम में जितने भी नॉमिनीज हैं वो लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे और कमिश्नर को मिलके परसू करके मीटिंग कराने का चेष्टा करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये भी हम लोग साल 6 महीने में स्ट्रीमलाइन कर सकेंगे। हम एक बार एकदम से तो नहीं कह सकते कि सभी चीजें सभी कमिश्नरी में हो जाएंगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं जो कहना चाहता हूं आप लोगों से वो ये है कि एक्ट में साफ साफ लिखा है कि जो भी केसेस फाइल होंगे वो 90 दिन में निर्णय किए जाएंगे। तो हम लोग चेष्टा ये करें कमिश्नरी लेवल पे, चूंकि अभी शुरुआती मामला है, हम इसको कंपैरिजन में आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि भाई कानपुर में तो ये प्राविधान हम समझते हैं 25 साल से ज्यादा से चल रहा है। तो वहां के भाई ये प्रेमलता को स्क्रीन को जो है ना ये हटा दे, एजेंडा लगा के रखा, को दिखता ही नहीं क्या। थैंक यू। ओके, तो मेरी फोटो भी मेरे को नहीं दिख रही थी, अब आ गई सामने। धन्यवाद संजय भाई। तो मैं ये बता रहा था कि इसमें 90 दिन का नियम लिखा हुआ है। चूंकि कानपुर में नंबर ऑफ केसेस काफी हैवी हैं, तो वहां पर तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है कि इसको कर लें। हालांकि हमें ध्यान है 1-1.5 साल पहले जो कमिश्नर थे वो भी बड़े एक्टिव थे और उन्होंने तो ये
नियम दे दिया था कि एवरी वीक वी विल होल्ड मीटिंग। तो हम लोग कुछ महीने हमने वीकली मीटिंग भी करी कानपुर में। अभी चूंकि शुरुआती मामला है तो थोड़ा सा हम लोग अगर स्ट्रिक्टली कमिश्नर लेवल पे और कमिश्नर के साथ जो जेडीआई अटैच्ड है, जेडीआई लेवल पे हम लोग इसको परसू कर लेंगे तो शायद हम कुछ केसेज 90 दिन वाला भी करके गवर्नमेंट को दिखा सकें। और गवर्नमेंट ही नहीं, देखिए अगर हम 90 दिन में फैसला कर लेंगे तो ये हमारे ही किसी साथी भाई मेंबर का फायदा होगा जिसको कि पेमेंट जल्दी रिसीव हो जाएगा। और अगर हम लोग बहुत ज्यादा उसमें जो कानपुर की हम एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको बताना चाहते हैं, इसलिए बीच बीच में शायद हम डाइवर्ट भी कर जाते हैं अपने बात में, वो ये कि 90 दिन अचीव किया जा सकता है। वहां की क्या कहानी है कि वहां पे कई सारे एक्सपीरियंसेज हुए जिसके बेस पे टाइम देना पड़ता है। जैसे अगर टाइम ना दो, वो जाके कोर्ट से ले आए कि साहब ये हमको टाइम नहीं मिला, इसलिए केस इन्होंने अपने मन मर्जी से कर लिया। तो जिसको कहते हैं ना नेचुरल जस्टिस, अपॉर्चुनिटी फॉर नेचुरल जस्टिस, वो नहीं मिली। तो ऐसा सोच के वहां पे दोबारा तिबारा भी दे दी जाती है। फिर गवर्नमेंट के केसेज में ऐसा होता है कि भाई जो गवर्नमेंट एडवोकेट है वही रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट से कोई ऑफिशियल तो और आता नहीं है। तो वो आके एक दो मीटिंग में तो वो इसी में टाइम निकाल देता है कि साहब हमको तो अभी तक आपके पिटीशन की कॉपी नहीं आई हमारे पास, हमें तो सिर्फ सूचना आई है कि साहब ये केस है, आप ये डेट लगी है, अटेंड कर लीजिए। तो इन सबको शुरू शुरू में अगर हम लोग ये स्ट्रिक्ट होकर एक चार्ट आउट करें कि हाउ टू मेंटेन दिस 90 डेज, तो हमने ये देखा है सबसे पहला एक हम जहाँ पे टाइम हम बचा सकते हैं कि अब आज के दिन समाधान पोर्टल पे पहले केस फाइल होता है, उसके बाद डिटेल्ड पिटीशन पेपर का बंच जो है, पेपर का सेट, वो काउंसिल में दिया जाता है। अभी काउंसिल को जो सेंट्रल ऑफिस कानपुर से जो डायरेक्शन गया जो डीआई ऑफिस से, उसमें यह है कि वो कवर लेटर लगा के और एमएसएमईडी एक्ट 2006 की एक कॉपी के साथ में बायर को पूरा भेजते हैं रजिस्ट्री से। अब आप देखिए इस प्रोसेस में हमारे हिसाब से 30 डेज फालतू के निकल जाते हैं। जब हम ईमेल प्रोसेस है, ईमेल हमारा रिकॉग्नाइज्ड है कोर्ट के लेवल पे भी, तो हम चेष्टा ये करें कि ईमेल से ही हम काउंसिल से भी उसको बायर को भिजवा दें। और अगर पिटीशन जब उसके पास फुल आ जाती है उसके बाद हम 15 दिन का समय ये मान के चलें कि हाँ 15 दिन उसे देना है रिप्लाई के लिए बायर को या सेटल करने के लिए। तो हम पहली मीटिंग लेकिन चेष्टा ये करें कि केस जमा होने के नेक्स्ट डे ईमेल चला जाए और उसके 15 दिन के अंदर की डेट हम पहले से एडवांस में डाल दें, क्योंकि जब भी हम डेट देंगे तो हमें 7 से 10 दिन का एडवांस नोटिस देना ही देना है। तो ये जो अभी प्रक्रिया जो अभी देखने में आ रही है कि वो कवर लेटर लगा के भेजने में हफ्ता 10 दिन लगा देते हैं वही सरकारी सिस्टम से, और फिर उसके बाद 15 दिन का उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं। 15 दिन के बाद जब आप वेट करके फिर ये मीटिंग जो कोई होने वाली होगी उसमें एक केस लगाने की चेष्टा करेंगे। तो यानी 90 दिन का एक बड़ा मेजर पोर्शन हमारा इनिशियल टाइम में वेस्ट हो रहा है, इनिशियल टाइम वेस्ट हो रहा है। इसको हम लोग अभी शुरुआती दौर में स्ट्रिक्टली जेडीआई के साथ टाई अप करके हम इसको मॉनिटर कर लेंगे, तो शायद हमारी पहली मीटिंग हम 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर अंदर हम केस आने के 15 दिन में 20 दिन में हम कर सकते हैं। तो एक तो पहले मेरा निवेदन अपने सभी उन साथी भाइयों से, जिसमें 4 हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं जो डिफरेंट जोनल फैसिलिटेशन काउंसिल में नॉमिनी हैं, तो उन सब से मेरा ये निवेदन है कि इसको टाइम को 90 दिन में कैसे पूरा किया जा सकता है इसके बारे में विचार करें और जेडीआई से डिस्कस करके इसको फॉलो अप करने की चेष्टा करें। मैं अपना एक एक्सपीरियंस सिर्फ यहाँ जो लखनऊ में मैं स्पेशली होके आया ये जानने के लिए कि भाई डिविजनल जोनल लेवल पे काउंसिल में कैसे क्या प्रोसेस है, क्या एक्टिविटी है, तो वहां मैंने देखा है। साथ साथ मैं लखनऊ की जो हमें मालूम नहीं मनीष गोयल जी हमारे फार्मर प्रेसिडेंट जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, लेकिन मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि अभी 1 हफ्ते पहले मैं गया था तो वहाँ अभी उसने बताया कि साहब सिर्फ 7-8 केसेज ही आए हैं वहाँ पे। और वहीं ये प्रक्रिया मैंने देखी कि जो केस 7 तारीख को जमा हुआ था वो 15 तारीख को कवर लेटर वो बना के रखे हुए था कि साहब अभी मौका लगेगा तो साहब से साइन करा के ये लेटर हम भेजेंगे। अब वो 15 को साइन हुआ या नहीं हुआ, 16 को हुआ, रजिस्ट्री 17 को हुई कि 18 की हुई, और फिर 15 दिन वो वेट करेंगे उसको। तो हमने वहाँ पे जो बाबू और जो जेडीआई के बीच का जो ऑफिसर है उसको हम ये चीज बोल के आए थे कि देखिए अब मेल की प्रक्रिया होती है, मेल आप भिजवा दीजिए और मेल के तीसरे दिन एक रिमाइंडर निकाल दीजिए, उसके बाद 15 दिन की डेट लगा के नोटिस भेज दीजिए। उसको जो जवाब देना है, अगर वो जवाब कुछ आ गया तो उस जवाब को हम जो 15 दिन बाद मीटिंग होगी उसमें हम उसको कंसिडर कर लेंगे उस जवाब को भी। तो इस तरह से एक तो टाइम अपना ये बचाने की आवश्यकता है कि पहली मीटिंग हमारी 20 दिन के अंदर अंदर केस आने के हो जाए। और इसके बाद सुलह के लिए
2 मीटिंग से ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जहां तक प्रैक्टिकल या पॉसिबल हो सके। हम ये चीजें जो बोल रहे हैं वो शायद गवर्नमेंट के लेवल पे अप्लाई नहीं हो पाती हैं, गवर्नमेंट अगर बायर है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो हम समझते हैं 2 से ज्यादा कंसिलिएशन का मौका देने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम 2 मीटिंग, और वो भी जल्दी जल्दी, अभी हमको ऐसा भी एक चैप्टर से खबर लगी कि साहब पहली मीटिंग जुलाई में हुई थी और दूसरी मीटिंग अभी अक्टूबर के लिए वो प्लान कर रहे हैं। तो कुछ अगर वहां कहीं कमिश्नर ने या जेडीआई लेवल पे क्वार्टरली का कंसेप्ट बना भी हो तो उसे हमें रिड्यूस करना है। क्वार्टरली का कहीं कोई नियम लिखा नहीं है, बल्कि नियम में तो हम बताएं तो 1 मंथली एक मीटिंग लिखा हुआ है। तो अगर हम आवश्यकता है तो मंथ में एक से ज्यादा भी कर लें, फोर्टनाइटली कर लें, और अगर नहीं भी है तो ठीक है भाई, महीने में एक कम से कम जरूर होनी चाहिए। वो जो 3 महीने का हमें एक चैप्टर का एक जोनल काउंसिल का मिला है जो रिपोर्ट हमारे अपने साथी भाई से, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये 3 महीने का कोई ऐसा वो नहीं है कि क्वार्टरली ही किया जाए। चाहे हमारे पास 2 केस आए हैं चाहे 4 आए हैं, हमारी चेष्टा हो कि हम 20 दिन के अंदर पहली मीटिंग कर लें। अच्छा, वैसे एक प्रक्रिया और हम यहाँ पे बता दें कि इसमें प्रक्रिया ये है कि जब केस फाइल होता है तो उसके बाद पहली मीटिंग में उसको एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्टेंस की मीटिंग हुई, और उस एक्सेप्टेंस के लिए ही ये जो 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि अगर बायर ने कुछ कहना है तो हम वो एक्सेप्टेंस के समय उसको कंसीडर कर लें। तो फर्स्ट मीटिंग तो आपकी एक्सेप्टेंस में निकल जाएगी। सेकेंड मीटिंग फिर हम उसके बाद 10 दिन के बाद दोबारा भी कर सकते हैं सुनवाई के लिए। तो इस तरह से हमारा ये इसमें एक सुझाव है अपने साथियों को कि पहली मीटिंग तो ये जो 20 दिन की जो हम बता रहे हैं, ये 20 दिन की मैनेज हो सकती है अगर हम मेल से बायर को इन्फॉर्मेशन भेज दें और एक रिमाइंडर भी उसी के बीच में निकाल दें, और उसके बाद जब उस दिन एक्सेप्ट हो गई तो उसके बाद हम 10 से 15 दिन में दोनों पार्टियों को बुलाने की मीटिंग कर लें। तो पहली मीटिंग हमारी ये हो जाएगी। उसके बाद अगर हम फोर्टनाइटली करेंगे तभी हम 1 महीने के अंदर 2 मीटिंग कंसिलिएशन की कर पाएंगे। और जब कंसिलिएशन अगर हो जाता है, बहुत से चांसेस हैं क्योंकि ऐसा रिपोर्ट आई है कि जिसमें कंसिलिएशन में मैटर या तो सॉल्व हो गया या एक्सेप्टेंस वाली मीटिंग में ही वो अगर रिजेक्ट के लायक थे तो रिजेक्ट भी कर दिए गए हैं। तो इस तरह से हमारा जो टाइम फ्रेम है वो, एक बार सभी से मेरा निवेदन है अपने काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव्स को कि एक बार कोशिश करें, एक चार्ट आउट करके देखें कि 90 दिन की होने में कहाँ पे दिक्कत आई है, तो हम लोग उसको फिर से रीअसेस करेंगे कि कहाँ टाइम और बचा सकते हैं। लेकिन चेष्टा यही रहे कि जो भी केस आए वो हम 90 दिन में कैसे हो सकता है इस तरह से हम प्रोसीड करें। तो पहला पॉइंट तो मेरा यही है। दूसरा ये है कि अभी बहुत से जगह जानकारी नहीं, इवन लखनऊ में भी जब हम जेडीआई से मिले, हालांकि वो उस दिन बहुत व्यस्त थे, उस दिन कोई एक्सपोर्ट से रिलेटेड मीटिंग थी जिसमें डीआई भी आ गए थे वहाँ, और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमएसएमई नवनीत सहगल जी भी पहुंच गए थे, तो इसलिए बहुत टाइम तो नहीं था। मगर जब हमने उसको अपना बताया तो उसने कहा कि आप सब अपना हमें नंबर भी दे दीजिए, हम आपके साथ ये जो इस समय हाथ में जो काम है एक्सपोर्ट वाला, इससे फ्री हो जाए। मेरे ख्याल आज या कल में उनका हो जाना चाहिए एक्सपोर्ट वाला जो मैटर था कंप्लीट। तो फिर उनके साथ बैठ के वो खुद उन्होंने एडमिट किया कि साहब यहाँ तो अभी किसी को इसका कोई प्रोसीजर या कोई रूल रेगुलेशन का कोई अभी स्टडी नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है, तो आप हमें थोड़ा गाइड करिए तो उस हिसाब से फिर हम लोग प्रोसीड करें। तो पहला तो ये हुआ कि हम लोग अपने लेवल पे 90 दिन में कैसे हो सकता है इस पे विचार करें, और दूसरा ये कि भाई जहां पर खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑफिशियल्स जो हैं उन्हें कोई जानकारी नहीं है, तो उनकी जानकारी के लिए अगर ऐसा कुछ लगे कि भाई कई काउंसिल के जेडीआई हैं जो इस तरह से इच्छुक हैं, तो एक जूम मीटिंग हम लोग आईआईए के माध्यम से उन सब के बेनिफिट के लिए कंडक्ट कर सकते हैं। और उसमें हम लोग एज स्पीकर जो हम लोग के सबसे सीनियर मोस्ट और एक्सपीरियंस मोस्ट पर्सन अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट संजय कौल जी हैं, उनकी हम लोग टॉक उस पर करा देंगे, तो वो उनको आराम से ब्रीफ कर देंगे कि भाई कैसे कैसे क्या शुरुआत होती है और कैसे क्या होना चाहिए। तो अब हम पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो अपने 18 में से हम लोगों के 17 जगह पे नॉमिनी है ऑलरेडी, एक जगह नहीं है अभी जो हमें लिस्ट मिली थी उसके हिसाब से, तो उनमें से जो लोग भी अभी प्रेजेंट हैं हम एक एक करके मेरे ख्याल से वही ठीक रहेगा कि हम एक एक कमिश्नरी का हम नाम लेते हैं, अगर वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव अपने अवेलेबल हैं तो वो अपना बता दें कि क्या पोजीशन है। 2-3 जगह की जो हमें मिली है वो हम पहले ही पढ़ देते हैं ताकि उनको दोबारा उसमें आवश्यकता नहीं रह जाएगी। शायद कुछ बताना चाहेंगे तो वो स्वागत रहेगा। कमलेश जी उन्हीं को बता देने दीजिए और लोगों को बोलने दे दीजिए। अच्छा ठीक है तो फिर ऐसे ही रखेंगे। तो हम जो लिस्ट मेरे पास है उस लिस्ट से मैं एक एक करके चल रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास लखनऊ का नाम है, श्री मनीष गोयल जी अगर हैं यहाँ पे शामिल है तो क्या प्रेमलता बता पाएंगी कि अटेंडेंस देख के?
अल्फाबेटिकल ले लीजिए, आगरा से शुरू हो जाइए आप, बेहतर है। नहीं, मेरे पास चूंकि एक लिस्ट आई थी हेड ऑफिस से ही मनीष भाई नहीं है, कमलेश जी, मनीष जी नहीं है। नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास कानपुर का है श्री तरुण खेतेपाल जी, फार्मर प्रेसिडेंट। एक सेकंड, लखनऊ का और कोई बता सकता है? लखनऊ का और कोई बता सकता है क्या? आई डोंट थिंक, नहीं, आई डोंट थिंक। हम तो खुद हो गया, इसलिए जितना हमें मालूम है हमने बताया कि उसने कहा 7-8 केसेज आए हैं, और जो प्रोसीजर हमने देखा तो वो हमें ऑड लगा। अब वो जेडीआई के साथ बैठ के इसको, लखनऊ तो बीइंग लोकल मेरे लिए, तो हम इसको फॉलो अप करके स्ट्रीमलाइन कराने की चेष्टा करेंगे। दूसरा देखिए किसका बोल रहे हैं? कानपुर का। नेक्स्ट कानपुर में तरुण खेतेपाल जी हैं क्या? तरुण भाई की जगह मेरे ख्याल से आलोक जी हैं। आलोक जी अगर बता सके, अगर आलोक जी को आइडिया हो कुछ बता सके तो। सर नमस्कार सभी को बहुत बहुत। नमस्कार। और के बारे में तो नहीं बता सकता क्योंकि तरुण जी से मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन मैं दिनेश गोयल जी की रिपोर्ट दे सकता हूँ। दिनेश गोयल जी से मेरी बात हुई थी, अभी उनका फोन आया था थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने बताया था कि 32 केसेस वहाँ पर सबमिट हुए थे बरेली में। इस 32 केस में 3 केसेस को रिजॉल्व कर दिया गया था, वहाँ पर उसका सोल्यूशन, उसका असेसमेंट कर दिया गया था। एक केस जो कि टेलीकॉम का था उसको दोबारा रीअसेस किया गया था, उसको भी दोबारा उसका जजमेंट कर दिया गया है। और एक और केस अभी रिसेंटली हुआ, मतलब अब ले दे करके करीब 5 केसेस का वहाँ पर सोल्यूशन निकला है और अभी 27 केसेस पेंडिंग है। तो ये मोटा मोटी उन्होंने बताई थी कि तो सबसे बेहतर रिपोर्ट है कि 32 केस कहीं और शायद मुश्किल से लगे हों। 32 केस काफी बड़ी संख्या है। हाँ, 32 केस बरेली के बहुत अच्छे से, क्योंकि नया जो वहाँ पर डिवीजन बनी है कानपुर में, तो जो कि बहुत सालों से चल रही थी, तो कानपुर में तो सभी को पता है कि यहाँ पर कंजर्वेशन काउंसिल है और कानपुर में केस आते रहते हैं। लेकिन इंडिविजुअल अगर बरेली का देखा जाए तो 32 केस की संख्या मतलब काफी अच्छी है, और 32 में से 5 का निस्तारण हो गया है, तो मुझे लगता है बरेली की रिपोर्ट काफी अच्छी है। वेरी गुड, चलिए और आगे पूछिए के साहब, आगे बढ़ाइए। हाँ जी, नेक्स्ट मुरादाबाद श्री एसके अग्रवाल जी। एसके अग्रवाल जी। प्रेमलता ये बताते जाएं कि सर स्क्रीन पे नहीं दिख रहे वो। है वैसे है, अपने उसमें शामिल हैं, मीटिंग में है क्या, जूम पे है? नहीं सर, नहीं है, नहीं। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना रिपोर्ट व्हाट्सएप पे भेजी थी, मैं वो बता देता हूँ। उन्होंने ये बताया कि पहली मीटिंग हमारी जुलाई में फर्स्ट फोर्टनाइट पे हुई थी, और 3 केसेस थे जो कि 10 लाख वैल्यू के थे टोटल। उसमें से एक केस डिसाइड हो गया है 1.37 लाख का, और बाकी 2 केस 8.5 लाख के वो रिजेक्ट हो गए हैं। तो इस तरह से इस समय वहां पेंडेंसी 0 है, 3 के तीनों केस हो गए हैं, और अगली मीटिंग जो है वो फर्स्ट वीक अक्टूबर के लिए प्लानिंग में है, अभी डेट नहीं डिसाइड हुई है। ऐसा ये मुरादाबाद का रिपोर्ट व्हाट्सएप पे आया हुआ है। नेक्स्ट बरेली का तो ये अपने आलोक जी ने बता ही दिया है, मेरे को भी दिनेश जी से बात। बीच में कुछ कहना चाहूंगा। एक्चुअली तरुण जी की तबीयत खराब है, वो 2 दिन से वायरल पे है, 3 दिन से वायरल पे हैं। मेरे को लगता है इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए, क्योंकि मैं भी कल लखनऊ था तो मैं भी उनसे मुलाकात नहीं कर पाया, तो शायद वायरल की वजह से है। बाकी उन्होंने सारी मीटिंग अटेंड करी है, और मीटिंग्स मेरे को लगता है कि यहाँ पर काफी अच्छी मीटिंग्स रही और उसमें जजमेंट भी हुआ है, और बुखार की वजह से शायद आज शामिल नहीं हो पाए। आलोक जी अगर संभव है तो रिपोर्ट ले लीजिए, अभी तो मीटिंग चल रही है, अगर वो बता सकें संभव हो ले लीजिए। नेक्स्ट लखनऊ की कोई रिपोर्ट तो अभी के साहब बता ही चुके हैं। हाँ जी हाँ। नेक्स्ट मेरठ से श्री अजय गुप्ता जी, फार्मर प्रेसिडेंट हैं क्या? प्रणाम जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। सर सबसे ज्यादा एक्टिव अब आप देखेंगे कि मेरठ का है, जहाँ सैकड़ों में फिगर पहुंच चुकी है। अब अजय गुप्ता जी बताएंगे इसके बारे में। अच्छा, आपको खबर है? हाँ जी, लोग स्मार्ट होते हैं, ऐसे ही होता है सारा काम। नहीं, हमें अच्छा वो मिला है, क्या कहते हैं उसे, कमिश्नर हिंदी में। चलो एनीवे, साहब मेरठ में जो है एक मीटिंग हुई है अब तक, अबाउट 2 months बैक, 2.5 months। अच्छा, 3 जुलाई को हुई थी या 5 जुलाई को। तो उसमें 33 केसेस थे एंड विच वर हर्ड इन द मीटिंग, और सभी के ऊपर सहमति हो गई थी, और बहुत डिस्प्यूट नहीं था। वैसे लोग पेमेंट शायद नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर 85 केसेस में नोटिस इशू हुए थे 1 महीने बाद। अब यहाँ पे प्रॉब्लम मेरठ में ये है कि यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई भी स्टाफ नहीं है, एडिशनल कमिश्नर नहीं थे, अब आ गई है एक मैडम। एक
कोई बाबू हैं बस वही कहते हैं आई एम ओवरबर्डन्ड और मैं क्या क्या देखूं। तो पिछली मीटिंग 2.5 महीने हो गए, हमें नहीं पता कि उस केसेस का क्या हुआ, उन्होंने कुछ फैसला किया नहीं किया, कोई मिनट्स नहीं मिली। और सिर्फ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें सरकार को बताना चाहिए कि इस काउंसिल को कम से कम 3, 4, 5 लोग का स्टाफ चाहिए हर मंडल में और डेडिकेटेड टू दिस काउंसिल। अभी तो एडिशनल कमिश्नर जो ऑफिशिएट कर रहे हैं डुअल चार्ज, ट्रिपल चार्ज कर रही हैं, उनका जो पीए है बस वही देख रहा है अकेला, वो क्या क्या देखेगा। तो ये बहुत जरूरी है अग्रवाल साहब और अशोक जी कि ये जाना चाहिए हमारी तरफ से कि 5 लोगों का कंपलसरी स्टाफ मिलना चाहिए काउंसिल चलाने के लिए, और उसमें लीगल लोग होने चाहिए। अगर कल को फैसला लिखना पड़ा, कमिश्नर तो चलो ठीक है, हम जानता होगा कुछ लिख लेगा, लेकिन हमारे अगर हमसे वो कहने लगे आप लिख दीजिए तो हमें क्या पता क्या लिखना है। इट इज ऑल लीगल मैटर्स। और संजय जी से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि अगर कोई जजमेंट आर्बिट्रेशन का अवार्ड कच्चा लिखा गया, उसमें अगर एक फुल स्टॉप कॉमा की भी मिस्टेक आप करेंगे तो अपील में वो 100% डिसमिस हो जाए। तो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरी कमिश्नरी, इसके बगैर ये काउंसिल नहीं चल सकती। के भाई साहब इसमें पैसा भी तो हम लोग जमा कराते हैं इसके साथ, केस के साथ साथ। हाँ, इस बारे में अजय गुप्ता जी का आपका क्या कहना है? वहां पे आप लोग ले रहे हैं क्या? यहाँ पर कोई तय नहीं हुआ, कोई पैसा किसी ने जमा नहीं किया, इन्होंने किसी चीज को अब तक एडवाइस नहीं किया कि क्या स्लैब है, क्या फीस है। मीटिंग ही आज तक एक हुई है, उसमें बस ये हुआ था कि हम बताया जाएगा, तो बताया नहीं गया। लेकिन उस पैसे से कुछ नहीं होना, पैसा जमा कर लीजिए आप, लेकिन डेडिकेटेड स्टाफ सरकारी इसको चाहिए काउंसिल को, चाहे दो नौकरी वाले हों, 3 वो हों कॉन्ट्रैक्ट पे, या एडवोकेट हों पर केस फीस लें, व्हाटएवर, बट इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। मुझे ये कहना है। इस बारे में मेरा एक सुझाव है, जो ये बात आई है कि फीस लेने की और एडवोकेट की। तो देखिए, कोई भी एडवोकेट होगा तो वो कुछ ना कुछ अपना ऑनरेडियम एक्सपेक्ट करेगा, और बहुत ज्यादा तो दे नहीं सकते हैं। तो लेकिन जो हमारा कानपुर में फीस का स्लैब 20 साल से चला आ रहा है, वो स्लैब हम लोग गवर्नमेंट यहाँ पे अपना सेक्रेटेरिएट से अगर सभी जोनल फेस्टिवल काउंसिल को कम्युनिकेट करा दें तो उन्हें उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। नथिंग लाइक इट, वो जाना चाहिए। अच्छा, और दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से जो हमारे पास थोड़े फंड्स आएंगे तभी हम उस फंड से एडवोकेट को कंपेंसेट कर पाएंगे। अदरवाइज गवर्नमेंट कह देगी कि मेरे पास तो कोई फंड है नहीं आपके लिए, तो कोई बजट नहीं है। तो इसलिए बेटर यही है कि हम लोग इमीडिएटली गवर्नमेंट से नहीं, मैं इसको एग्री नहीं करता। गवर्नमेंट को इसमें बजट देना पड़ेगा। कानपुर में कितना स्टाफ, क्या आपके हिसाब से, आप तो रहे हैं वहाँ, कानपुर में डीआई में कितना स्टाफ है इसके लिए? कानपुर में इतनी पुरानी काउंसिल है, 50 लाख का बैलेंस है वहाँ भाई साहब। नहीं, बैलेंस वहाँ कोई चिंता ही नहीं है, वहाँ कोई चिंता नहीं एडवोकेट की। बाकी स्टाफ उन्होंने पूरा, चूंकि एक इतने साल का डिवीजन चला आ रहा है तो सफिशिएंट। हालांकि वहाँ भी जितने केसेज उस हिसाब से पूरे स्टाफ नहीं है, मारामारी वहाँ भी रहती है। जब हमने कितना स्टाफ है एक्चुअली, कितना है? 4 से 5। एक तो टेम्परेरी वहाँ पे वो हायर करके रखते हैं दिहाड़ी वाला, और बाकी तीन स्टाफ उनके पास होता है बस। तो इसमें मेरा अध्यक्ष जी से ये अनुरोध है कि इसका एक बना के मॉडल कि हर कमिश्नरी में ये स्टाफ होना चाहिए, 2 लोग 3 लोग, ये उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और ये उनका रेम्यूनरेशन होना चाहिए। ये एडवाइस कर देना चाहिए कि कमिश्नर को कुछ सोचना ना पड़े कि मुझे कितने रुपए का आदमी रखना है, कितने रुपए का एडवोकेट रखना है। ये हम लोग सलाह करके आपस में ये एडवाइस करना पड़ेगा कमिश्नर को कि इतने की रिक्वायरमेंट है, इतना बजट है, फिर हम लोग फीस इकट्ठी कर लेंगे उसकी, अगर बजट शॉर्ट होता है तो। नहीं के भाई, इसमें हम लोग अपना पर केस के भी तो फीस जमा लेते हैं ना, फीस जमा भी तो करा रहे हैं। मैंने देखा बरेली में अभी ज्यादा कमिश्नरी में कहीं भी ले नहीं रहे, एक जगह कहीं लिया होगा। बाकी यही फीडबैक है कि अभी कहीं कमिश्नरी में निर्णय नहीं हुआ है। तो बहुत आसान निर्णय है कि मुझे पता ही नहीं है कितनी फीस लेनी है, ये तो यहाँ से ऑर्डर निकले लखनऊ से कितनी फीस लेनी है। इसी का हम सोल्यूशन सजेस्ट कर रहे हैं भाई साहब कि जो कानपुर में फॉलो हो रहा है उसकी सिंपल एक कॉपी यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी MSME के, जिनके थ्रू ये ऑर्डर रिलीज हुआ है
जियो जो गया है, तो उन्हीं के साइन से सारे 18 कमिश्नरी को चला जाएगा और आसानी से इम्प्लांट हो जाएगा, आसानी से ये काम करा दीजिए, ये काम करा दीजिए, बहुत जरूरी काम। उसमें गाइडलाइन ये भी देनी पड़ेगी भाई साहब कि इसका एक अलग अकाउंट खुलेगा। अकाउंट खोलने के लिए भी वो अपना गवर्नमेंट के ही 2 नॉमिनी कोई वो नॉमिनेट करेंगे, जैसे एक जेडीआई हो जाएगा और एक कोई जो उनके अंडर में ऑफिसर होगा वो हो जाएगा। तो ये 2 लोगों के साइन से एक नया अकाउंट खुलेगा, उसी अकाउंट में वो पैसा जाएगा। ये भी हमें बताना पड़ेगा शायद, अगर वो ना अपने आप से डिसाइड कर पाए। कानपुर में यही होता है कि वो सेपरेट। आपको बीच में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये पूरी पेपर्स आप तैयार करा लीजिए, ऑफिस पूरा आपका मदद करेगा। संभवतः 29 को सहगल साहब आपके आईए ऑफिस में आ रहे हैं। अच्छा, उस दिन उनसे 2 मिनट लग के सारे काम को इनके भी करा लेंगे, अन्यथा उनके ऑफिस में करा लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो उसी जगह पे ये भी हम लोग फिर उन्हीं के थ्रू माध्यम से करा लें कि एक बार 18 ही जो जेडीआई है उनकी भी, अगर उन्हें इसके बारे में बैकग्राउंड नहीं आइडिया है, केसेस क्या करने हैं, कैसे करने हैं, तो एक उनकी भी हम लोग मीटिंग एक कॉमन करा दें। पहले भी इसके बारे में चर्चा तो हुई थी, लेकिन शायद वो नहीं, उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल पे उतना ध्यान नहीं गया। तो ये कराना बहुत आवश्यक है। तो एक तो ये हो गया, और अजय गुप्ता जी का ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट ये व्यू पॉइंट है कि भाई जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो लोग करना भी चाहें तो कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। हाँ जी, हाँ। हालांकि लखनऊ में हमने देखा जेडीआई के अंडर में एक ऑफिशियल है, लेडी है वो, और एक जो है उनके नीचे बाबू था। बस इतना ही उन्होंने जेडीआई +2 के स्टाफ से कर रहे हैं। वो यही है कि जैसे जैसे केसेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फिर स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, ये बात है। अब जैसे मेरठ में ऑलरेडी 100 से ऊपर है, तो फिर ऐसे में तो फिर स्टाफ होगा तभी काम हो पाएगा, और वहाँ एक भी नहीं है स्टाफ, तो दिक्कत के काम है। तो मेरठ में कोई इंडिपेंडेंट जेडीआई आया ही नहीं आज तक, सब डुअल चार्ज पे आते हैं। ये है मुसीबत, ये तो बहुत प्रॉब्लम की चीज है। हाँ ठीक है, ये हमने पॉइंट नोट कर लिया है। हाँ जी, हाँ ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट हम सहारनपुर का है, प्रमोद मिगलानी जी है मेरे ख्याल से। हाँ जी, अध्यक्ष जी और सभी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सहारनपुर में अब तक 2 मीटिंग हुई हैं, दोनों मीटिंगें अलग अलग कमिश्नर साहब की चेयरपर्सन में हुई हैं, चेयर में हुई हैं। एक्चुअली पहले कमिश्नर साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, और उनका फॉर्चुनेटली उनका ट्रांसफ़र भी हो गया। अब नए कमिश्नर सहारनपुर में आए हैं और उन्होंने पहली मीटिंग 9 सितंबर को ली थी। लेकिन मेरा मानना है कि अभी तक यहाँ मेरा जो मुझे अनुभव हुआ है कि कोई भी कमिश्नर स्पेशलाइजेशन काउंसिल की मीटिंग को बहुत सीरियसली नहीं लेते। वो उनका इतना भी कहना था कि ये जो आपकी पेमेंट है इसके लिए हम क्यों रिकवरी कराएं। हमने कहा सर ये गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया है, इसमें लैंड एक्ट के तहत में आपको जो है उसमें रिकवरी करानी है। तो कह रहे यार अब ये तो आपका मामला है, ये इसके लिए भी अब हम रिकवरी करवाएंगे क्या। तो मतलब इस तरह के उनके व्यूज थे। तो मैंने कहा सर ये तो हम एमएसएमई सेक्टर से आते हैं, हम लोगों की हेल्प कौन करेगा यदि आप लोग नहीं करेंगे। तो ये गवर्नमेंट ने जो प्रोविजन किया एमएसएमई एक्ट के तहत में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक उसमें है, तो उसी की वजह से ये स्टेट गवर्नमेंट ने इसको कमिश्नरी लेवल पर इसको लागू किया है, और लैंड एक्ट में जो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जो लागू करवाया है। तो इसमें अगर किसी उद्यमी की अगर समस्या का हल हो जाता तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। कह रहे नहीं चलिए, कह रहे अब हम लोग को इतना समय नहीं होता कि हम इस चीज़ों को भी ध्यान दें। ये उनका अपना व्यू था। मेरा के अग्रवाल जी से एक अनुरोध ये था कि जैसा कि 90 डेज का आपने जो चार्टर बनाने के लिए इसमें कहा है, इसमें पहला है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई किसी हम अपने बायर को यदि नोटिस भिजवाते हैं, वो नोटिस एक्नॉलेज नहीं होता है तो वो कितनी बार उसको नोटिस भेजा जा सकता है, और उसका और कितने समय तक उसको इंतजार किया जा सकता है। सपोज एक नोटिस भेजा, उसका पता ये चलता है कि जो वो नोटिस एक्नॉलेज होने में ही उसको जानकारी मिलने में 15 दिन लग जाते हैं, उसके बाद दोबारा रिमाइंडर भेजेंगे, तिबारा रिमाइंडर भेजेंगे, कितने नोटिस हम भेज सकते हैं और कब तक हम इसको वेट कर सकते हैं। आप जो जोनल काउंसिल के लेवल की बात पूछ रहे हैं ना। हाँ जी वही। तो उसमें ऐसा है कि अगर ईमेल आईडी है उसका, तो ईमेल से हम लोग एक भेज दें और 3rd डे उसका रिमाइंडर भेज दें। इसके बाद वैसे तो उसमें 15 दिन का नियम है कि 15 दिन का हम लोग उसमें टाइम दें उन्हें, लेकिन हमारा कहना यह है कि जो हमने दूसरा ईमेल दिया उस ईमेल के 15 दिन पर हम मीटिंग एक्सेप्टेंस वाली पहली मीटिंग होल्ड कर लें। तब तक उसका कुछ जवाब आ जाता है तो वो उसमें कंसीडर हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा, और नहीं आता है तो हम लोग उसको टेकअप कर लेंगे। तो इस तरह से ईमेल से हम वो जो बीच का टाइम है बचाएं। और एक चीज हम और क्लियर कर दें कि रजिस्टर्ड नोटिस जब जाती है तो पोस्ट ऑफिस का वो ट्रैकिंग से पता लग जाता है कि उसने लिया, नहीं लिया, रिफ्यूज किया, क्या हुआ।
वो ट्रैकिंग की कॉपी हम रख लेंगे, उसके बाद दोबारा वहां भेजने की आवश्यकता नहीं होती। हम एक्सेप्टेंस वाली मीटिंग तो 15 दिन में कर ही सकते हैं। पहली बात तो मेरा ये कहना था कि कई बार ये देखा गया कि नोटिस पहली बार में सर्व भी नहीं हो पाता, कोई ना कोई रीजन की वजह से वापस आ जाता है, तो वापस आने के लिए भी उसको कम से कम 10-15 दिन लग जाते हैं। उसके बाद में सेकंड नोटिस भेजेंगे, वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, एक्नॉलेज होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है। खाली ईमेल से कोई भी, जैसा आपने अभी बताया कि ज्वाइंट कमिश्नर भी वो पहले अपना फॉरवर्डिंग लेटर बनाते हैं, उसको उसके साथ में उसको अटैच करके भेजते हैं, और आई थिंक जो 5 सेट लेते हैं उसमें से एक सेट जो है उस बाहर को भेजा जाता होगा। जी जी जी। तो बाय पोस्ट यदि उनको भेजा जा रहा है या रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर से भेजा जा रहा है तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। आई थिंक 1 महीना तो इसी काम में निकल जाता है कि उसको नोटिस सर्व हो जाए, फिर उसके बाद में उसको अपनी बात रखने के लिए मौका देने के लिए आपने कहा कि उसमें कम से कम 7 से 10 दिन का टाइम दिया जाना चाहिए। इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, इसको हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं मिगलानी साहब कि हमने जब उसको भेज दी तो 3 दिन से 4 दिन में रजिस्टर्ड लेटर की डिलीवरी पहुंच वहां पे हो जाती है, उसके सिटी में, टाउन पे, और ट्रैकिंग में दिख जाता है कि कहाँ क्या है, क्योंकि अब आजकल पोस्ट ऑफिस वालों को भी ट्रैकिंग में लिखना पड़ता है कि कहाँ क्या प्रोग्रेस है। तो जो भी इन्होंने पीछे कोई भेजी हो उनका ट्रैकिंग आप निकलवा के एक बार देख लीजिए, तो पता लग जाएगा कि चौथे दिन, 5वें दिन, तीसरे दिन जो है वो या तो वहां से वो रिफ्यूजल होकर वापस चल दिया तो भी उसमें ट्रैकिंग में आ जाता है। तो हम इंतजार करें, क्योंकि भाई हमारे पास अनदर 7 डेज में या 8 डेज में रिटर्न आएगा, तब हम उसको देखेंगे। हम तो ट्रैकिंग देख लिया हमने पोस्ट ऑफिस का 3 दिन 4 दिन पे कि वो वहां डिलीवर हो गया या रिफ्यूज हो गया या कि वो नहीं मिला, पार्टी नहीं मिला, तो फिर हम सप्लायर से कहते हैं कि भाई आप उसका कोई अल्टरनेट एड्रेस हमें दीजिए, तो हम उसको अल्टरनेट एड्रेस पे दें। कहीं मेल ही गलत आईडी उसने दे दिया तो मेल गलत होता है। तो ये एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जो आपने बताई वो बहुत जेन्युइन है, लेकिन उसका यही है कि हम पोस्ट ऑफिस की ट्रैकिंग से हम अपना आगे बढ़ सकते हैं। उसका बजाय इसके कि लिफाफे का इंतजार करें या उसका एक्नॉलेजमेंट की उसको मिल गई कि नहीं मिल गई, वो तीसरे दिन चौथे दिन पोस्ट ऑफिस की ट्रैकिंग से पता लग जाता है। और कानपुर में हमने देखा है वो लोग उसका प्रिंट लेके फाइल में लगा के रखते हैं, इवन कि अगर रिफ्यूज भी किया है तो वो उसमें ट्रैकिंग में लिखा हुआ आ जाता है रिफ्यूज। तो रिफ्यूज को फिर हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई वो डीम्ड एक्सेप्टेंस हो गया, यानी कि वो जानबूझ के वो अवॉइड कर रहा है, तो हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं उसमें आगे। तो इस तरह से ये टाइम को हमें बचाने की मेरा वही कहना था कि एक्चुअली जैसा कि अजय गुप्ता जी ने, अजय भाई साहब ने कहा कि उनके पास कोई डेडिकेटेड स्टाफ नहीं है, तो इस चीज को कौन मॉनिटर करेगा? क्योंकि यदि कोई स्टाफ हो तो मॉनिटर कर ले, और उसकी जानकारी हम ना तो हम लोगों के पास होती है, ना जो कंप्लेनेंट जो होता है उनके पास होती है कि नोटिस भेज दिया गया है, या उसका कोई नोटिस का जो रजिस्टर्ड डाक है उसका कोई नंबर मिल जाए तो वो ट्रैक कर सकता है ना। विदाउट नंबर तो ट्रैक नहीं कर पाएगा कोई भी। जहां तक अभी उसके हाथ उसको तो उसकी चीज की जानकारी नहीं होती है। और जो हम मेंबर हैं, हम लोगों ने भी ज्वाइंट डायरेक्टर के यहाँ से उनको ये कहा कि आपके यहाँ जो टोटल केसेज आए हैं उसके हमें लिस्ट प्रोवाइड करा दें विद नेम और विद मोबाइल नंबर। तो वो कहने लगे नहीं सर, हम आपको इस तरह से लिस्ट प्रोवाइड तो नहीं करा सकते क्योंकि ये जुडिशरी मामला है, तो आप आएंगे हम वैसे आपको शायद नोट करा दें। मैं कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमें यदि कोई ये मेंबर से यदि आपके यहाँ से लिस्ट मिल जाएगी तो हम अपने लेवल पर भी उसको ट्रैक कर सकते हैं, अपने मेंबर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपका केस इस लेवल पर चल रहा है, आप उसको जो परसू करने के लिए उनको पर्सनली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कौन सी लिस्ट की बात करिए आपने भाई साहब? हम मिस कर गए। हमारे यहाँ मालो फैसिलिटेशन काउंसिल में जो केसेस आए हैं, सहारनपुर में भी 31 केसेस आए हैं। हाँ जी हाँ। उसमें मोस्ट ऑफ द जो केसेस हैं वो आईए मेंबर के हैं। हाँ हाँ। वो यदि हमको लिस्ट मिल जाए तो हम अपने मेंबर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपके यहाँ आपके केसेस में ये प्रोग्रेस चल रही है, ये उनको नोटिस भेजा जा चुका है, ये उसका कोरियर नंबर है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। वो अपने लेवल पर भी उसको वो देख सकते हैं ना। यदि हमारे पास कोई उसकी लिस्ट नहीं होगी, सिर्फ आधार नंबर से, तो जो उनके पास लिस्ट आती है वो आधार नंबर से आती है उनके, या तो उनके पास डिटेल में प्रिंट कर लें। सिर्फ हमको यदि उसकी डिटेल के साथ में प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो हम अपने लेवल पर उसको परसू नहीं कर सकते, मेरा इतना कहना है। नहीं, ये भी आपका बहुत वैलिड पॉइंट है, ये लिस्ट देने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और एक चीज हमें जरा सा और आप बता दीजिए कि जो पहली मीटिंग एक हुई थी जिसमें 33 केसेस पुट अप हुए थे, तो उसका आपको क्या रेगुलर एजेंडा मिला था और उसमें वो 33 की लिस्ट मिली थी क्या? यानी कि सिर्फ पहले से कर्सी मीटिंग थी जो आज से या 2 महीने पहले हुई थी। अभी जो लास्ट मीटिंग जो 9 सितंबर को हुई थी उसमें ये बताया गया कि 30 केसेस आज की डेट तक लिस्ट हुए हैं। उन केसेस के बारे में ये नहीं बताया गया था कि किस किस पार्टी के केसेस हैं, उनके क्या नंबर हैं, उसकी जानकारी नहीं दी गई थी। तो ये इसमें देखिए 2 पॉइंट निकलते हैं कि एक तो ना तो जो DI लेवल पे इसकी जानकारी है कि क्या प्रोसीजर है,
और न ही जहां पर कॉम्पिटेंट स्टाफ हैं भी उन्होंने जानकारी लेने की चेष्टा नहीं करी है। अभी 1 मिनट का मैं ब्रेक लेके थोड़ी देर में फिर दिखाऊंगा आपको कि कानपुर में कैसे एजेंडा बनता है। तो जब मीटिंग आती है उसमें जो एक्सेप्टेंस नए केसेज आए उनकी पूरी बाकायदा लिस्ट और एक उसका फॉर्मेट है जिसमें वो स्क्रूटनी करके लिखते हैं कि भाई ये केस एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, उसके अंदर कितनी वैल्यू है, कब की सप्लाई है, क्या आइटम की सप्लाई है, कौन सप्लायर है, इस तरह का डेटा उसमें होके और वो अप्रूवल के लिए एक एजेंडा में लग के पूरी लिस्ट आती है। तो वहीं से पूरा डेटा मिल जाता है कि हाँ भाई किस किस पार्टी का केस आया है। ये जो आप केस की बात कर रहे हैं रिजेक्ट करने या अप्रूव करने की, ये फैसिलिटेशन काउंसिल की मीटिंग में तय होता है या जॉइंट डायरेक्टर करते हैं? नहीं, मीटिंग में जॉइंट डायरेक्टर को इंडिविजुअली बिल्कुल पावर नहीं होती है, बिल्कुल भी पावर नहीं होती है। अगर कोई केस आया है तो ही हैज टू एक्सेप्ट इट एंड पुट इट बिफोर द मीटिंग में ही एक्सेप्ट और मीटिंग में रिजेक्शन होना है। देखिए भाई एक सेकंड मेरा ही समझ में आया इतनी देर की बात करने में कि हम लोगों को एमएसएमई मिनिस्टर या सहगल साहब से बैठ के बात करनी पड़ेगी कि जो लोग जेडीआई हैं उनके साथ वो मीटिंग कराएं हम लोगों की, और ताकि हम बता सकें क्या क्या प्रोसीजर होता है और कानपुर की सारी प्रोसीडिंग उनको दें, और उसमें अगर सहगल साहब रहे, जो कोई जिम्मेदार व्यक्ति रहे, ज्यादा बेहतर रहेगा, तभी कुछ आगे कार्रवाई होगी। अन्यथा हर एक आदमी उसको बेकार समझ रहा है, अपने ऊपर से बला टाल रहा है, कोई काम हो नहीं रहा प्रॉपर ढंग से जो होना चाहिए। और उसके अंदर हम लोग ऐड करें हम थोड़ा सा भाई साहब कि जो कानपुर में बेसिक इंचार्ज है वहाँ पे मिस्टर वीके द्विवेदी हैं, जो सारा वहाँ ऑफिस कंट्रोल कर रहे हैं कमिश्नर के अंडर में, उनकी हम वहाँ पे वो करा देंगे टॉक, तो वो पूरा फिजिकली पर्सनली एक्सप्लेन भी कर देंगे और दिखा भी देंगे। और उन्होंने तो वैसे सब जगह ये बोला है कि भाई किसी को भी अगर कोई गाइडेंस लेनी है तो हम यहाँ देने के लिए तैयार है, मगर वही है ना कि जो गाइडेंस लेने जाएगा वो सोचेगा कि वो हमें क्या पड़ी है, हमें अपने आप कोई बताएगा तो हम काम कर लेंगे, नहीं बताता है तो पड़ी तो डलवाना पड़ेगा। ऐसे कुछ फायदा नहीं कि इन्होंने टेलीविजन पे कह दिया कि हम लोग सुविधा दे रहे हैं एमएसएमई को और कुछ सुविधा नहीं मिल रही है, तो संज्ञान में तो लाना पड़ेगा शासन प्रशासन की सारी। वही है सर अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध यही है कि क्योंकि अभी तक कमिश्नरी लेवल पर ये पूरी तरह से गाइडलाइन नहीं है, इंस्ट्रक्शन उनको नहीं फॉलो की। के भाई ने कहा था जिस समय आईए की स्टार्टिंग पर कहने पे कोशिश करने पे उद्योग बंधु शुरू हुई थी, 1.5 साल तक लोगों को पता ही नहीं था कि उद्योग बंधु कैसे कराई जाए। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह इसमें हम लोगों को हैमरिंग लगातार करनी ही होगी, इसमें हमारी ज्यादा ड्यूटी बढ़ जाती है और हम लोग ड्यूटी बढ़ जाती है ऑफिस बेरर की, हम लोगों को बार बार इसमें हैमरिंग करनी पड़ेगी, शासन और प्रशासन स्तर पर लगातार करनी पड़ेगी, तभी 6 महीने में हम लोग लाइन पे ला पाएंगे चीज। जी मेरा सोचना मानना है। अभी तक तो कमिश्नर साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि इस अपने फैसिलिटेशन काउंसिल में किसी लीगल उसको एडवोकेट को, एक्सपर्ट को या सीए को इसमें ले लें, ताकि जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह के लिए जो हमें उसमें थोड़ा सुविधा रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन उस चीज़ के लिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम जो है बाहर से किसी भी व्यक्ति को भी इसमें एंटरटेन नहीं करेंगे। जबकि कानपुर में मेरे ख्याल से आपने ऑलरेडी बताया कि इस तरह से जो प्रोफेशनल्स है उनको ये मिगलानी साहब लेखपाल जो है अपने अंडर में 2 असिस्टेंट रखता है और खुद नौकरी पे नहीं जाता। सरकारी स्कूल की टीचर जो है 2 भेज देती है, खुद भी जाते हैं, और इस काम में नहीं रखेंगे क्योंकि ये इंडस्ट्रीज वालों का काम है। चलिए सब काम होंगे। ठीक है। मैं कुछ कमेंट करना चाह रहा हूँ। जी सर प्रमोद, देखो 1-2 काम करना पड़ेगा, तुम्हें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा जी। 2 काम, एक तो ऐसा है कि जो फैसिलिटेशन काउंसिल की कंपोजिशन है, चेयरमैन और नॉमिनेटेड मेंबर्स, वो ही खाली जुडिशियल मेंबर्स हैं। बाकी ये जो बाबू और जॉइंट कमिश्नर हैव गॉट नो पावर्स। जॉइंट कमिश्नर, हाँ वो तो सेक्रेटरी है, उससे सेक्रेटरी है, मगर सेक्रेटरी है, सिर्फ सेक्रेटरी है, उसके डिसीजन लेने का कोई पावर नहीं है। He cannot take yes or no to any case. The power to do yes and no is only to the facilitation council. तो फैसिलिटेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है वो, मतलब जैसे नो। तो आपका कहना है कि चेयरमैन, कमिश्नर और जो आपका चेयरमैन है यानी कमिश्नर और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है, दे ओनली हैव द जुडिशियल पावर्स, और किसी को, बाबू को, टाबू को, किसी को कोई पावर नहीं है। और आपका पूरा हक है कि आप पूरे पिटिशनर्स की कॉपी की लिस्ट आप ले, क्योंकि आप ही को डिसाइड करना। मना कौन कर रहा है? कैसे मना कर सकते हैं? दे कांट रिफ्यूज। तो आपको जानकारी नहीं है उनको। हाँ, आपको थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो मेरा मानना यह है कि जैसे अजय ने भी बताया
कि कमिश्नरेट में आपको स्टाफ मिलने में बहुत दिक्कत होगी, फंड्स की भी दिक्कत होगी। जब मैंने कानपुर में फैसिलिटेशन काउंसिल तो मैंने ही शुरू की थी, तो एक ही आदमी था वहां फैसिलिटेशन काउंसिल में और मैं था, और बाकी सब ये थे, और आदमी कहाँ था वहां। तो उसके लिए एजेंडा भी मैं ही बनाता था, लिस्ट भी मैं बनाता था, और डिटेलिंग भी मैं करता था, ड्राफ्ट नोटिस भी मैं बनाता था, ऑर्डर भी लिखते थे, ऑर्डर भी लिखता था, अवार्ड भी लिखता था। मेरठ का फर्स्ट केस जो है मेरठ का हुआ है, यूपी हैंडलूम के 4 केसेस है, अवार्ड मैंने अपने हाथ से लिखे। तो आपको ये कहना, अगर कमिश्नर सपोर्ट सर्विस नहीं करेगा तो आप अपने आईए का पास में इतना है, जब तक वो स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तब तक आप आईए ऑफिस को इस्तेमाल कीजिए, सपोर्ट सिस्टम दे दीजिए उनको। अदरवाइज देखिए प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आपके एमएसएमई एक्ट में 90 दिन का प्रावधान, 90 दिन में ऑर्डर हो जाना चाहिए। उससे बड़ा भी एक दूसरी समस्या है जो आने लगी है, मैं कहता रहा, लोग मानते नहीं, मगर आने लगे कई केस में। दिक्कत यह है कि जब कंसिलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और किसी केस में कंसिलेशन नहीं हो पाता है, तो फिर आप आर्बिट्रेशन में जाते हैं। जब आर्बिट्रेशन में जाते हैं तो आपको जो है वो सारी जवाब तलब 6 महीने के अंदर करनी है और 1 साल के अंदर अवार्ड देना है। अगर बहुत गौर से सुनने की बात है, अगर आपने 12 महीने में अवार्ड नहीं दिया तो जो ऑपोजिट पार्टी है वो कोर्ट में जाके ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स नल कर सकती है, नल एंड वाइड। आर्बिट्रेशन एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजन है 12 महीने का। 12 महीने स्टार्ट कहां से होगा सर? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द केस या विद द फाइलिंग ऑफ द केस विद द काउंसिल? विद द काउंसिल, ओके, नॉट ऑन द पोर्टल। तो आप लोग जो देखिए, अब समस्या क्या आने वाली है, जैसे आप ये मान के चले कि साल भर में ठीक हो जाएगा, 1.5 साल में ठीक हो जाएगा, तो 1.5 साल में अगर मैं ऑपोजिट पार्टी में हूं तो मैं तो आपके सारे केस खारिज करा दूंगा। खुदा ना खासा ऐसा ना हो कि वो पार्टी मेरे पास आ जाए, अगर वो मेरे पास आ गई तो मैं 100% खारिज करा दूंगा, और उसके बाद में वो सब ठन गोपाल हो जाएगा, किसी को कोई नहीं मिलने वाला, तो आपकी सारी प्रक्रिया बेकार हो जाएगी। तो ये 2 महीना 3 महीना, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट। केस जब फाइल हो गया काउंसिल में, ये टाइम हैज स्टार्टेड, आपने 3 महीने वेस्ट कर दिए हैं, और आपके पास में अब बैलेंस 8 ही महीने हैं करना, डिसाइड करने की। काउंसिल में केस फाइल करने की डेट आपने जैसे जब पोर्टल पर वो कर रहा है तो केस तो वहीं से आ रहा है ना हम लोगों के पास? नहीं, पोर्टल देखो, टेक्निकल डिफरेंस है। पोर्टल आप देखोगे, समाधान पोर्टल है, एक कन्वीनियंस क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर ड्रामा पर्पसेस। उससे वो ये जानते हैं कि कितने केसेस फाइल हो गए कितने सेटल हो गए। एक पोर्टल से ऑटोमेटिक नोटिस रेस्पोंडेंट को जाती है, बहुत सारे केस सेटल हो जाते हैं, मगर द केस हैज नॉट स्टार्टेड। द केस हैज नॉट स्टार्टेड। केस स्टार्ट्स तब जब आपके फैसिलिटेशन काउंसिल में पिटीशन दाखिल हुआ, और दाखिल होने के बाद में आपने नोटिस इशू किया, तो डेट इज दैट, डेट इज नॉट ऑन द पोर्टल। उसका बेनिफिट आप मोटे मोटे कभी हम लोग घुमा फिरा के करने की कोशिश करते हैं, वो दूसरी बात है, in favor of the petition. But technically speaking, your time starts from the time the petition is filed with the facilitation council. क्योंकि एक्ट में समाधान पोर्टल का कोई जिक्र नहीं है, तो आप यू आर गवर्न बाय द एक्ट, नॉट बाय द पोर्टल। अगर पोर्टल में तो बहुत सारी चीजें लिख डाली है उन्होंने, तो पोर्टल से आप किसी को बेनिफिट देना चाहते हैं लिमिटेशन का ये करने, तो आप उसको घुमा फिरा के कैसे बनाते हो, दूसरा दैट इज सेपरेट इशू। वो दूसरे आप कर सकते हैं, के भाई भी करते रहे, मैं भी करता रहा हूं, वो दूसरी बात है, बेनिफिट देने। मगर टेक्निकली स्पीकिंग, यू एट द टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम द केस फाइलिंग फ्रॉम, तो इसको आपने 3 महीना ऐसे गंवा दिया। आप क्या नहीं, तो जितने आपके पिटिशनर दे विल ऑल लूज द केस। अगर कोई तगड़ा वकील आ गया, वो तो एक शॉट में सारे केस आपके खारिज हो जाए, 30, 40, 50, 60 जितने हैं एक शॉट में, क्योंकि सब एक ही डेट में फाइल में, जिस डेट में फाइल है 12 महीने होगा, वो कोर्ट जाएगा। ऐसा होना शुरू हो गया है ऑलरेडी, ये बता दो। थोड़ा सा यहाँ संजय भाई, हम एक पॉइंट पे अपना कुछ व्यू देना चाहते थे, अगर
जो ये 12 मंथ है वो कब से स्टार्ट होगा, इस पे मेरा इंटरप्रिटेशन है कि जिस दिन हमने काउंसिल की मीटिंग में निर्णय लिया और अंडर सेक्शन 76 हमने ये रिकॉर्ड किया कि ये सुलह नहीं हो पा रहा है, इसलिए केस को आर्बिट्रेशन में ट्रांसफर किया जा रहा है, उस दिन के पहले का दिन नहीं गिन सकते, उस दिन से ही हम 12 महीना गिन सकते हैं। ये मेरा व्यू है और मेरे ख्याल से कहीं ये हमने पढ़ा भी है। तो इस तरह से उतना दिन का मार्जिन हमारे पास है जो हमने कंसिलिएशन में बिताया, वो 12 महीने में नहीं जोड़ने की आवश्यकता रहेगी। बाकी आप यू नो बेटर जैसा आप बताएं। एक मिनट उसको डिबेट कर सकते हैं जी। किताब लेने चले गए, कॉल साहब लेके आएंगे अभी देख। सब ओके के भाई, ठीक है भाई। केके जी, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, तरुण जी भी हमारे बीच में। तरुण जी आ गए। हाँ जी, प्रणाम भाई साहब, प्रणाम तरुण भाई, नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम। कैसा स्वास्थ्य है तरुण जी आपका? आप म्यूट है भाई साहब। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, हमें बढ़िया है, बढ़िया। आलोक जी ने भी आपको बीमार साबित कर दिया था। हाँ जी, आलोक जी ने आपको जो है बीमार घोषित कर दिया था। नहीं भाई साहब, ऐसा है कि कानपुर में लीडर आदमी है, लीडर को हमेशा आगे रहना चाहिए। तो इस समय वायरल चल रहा है, तो अगर हमें नहीं होगा, दुनिया को हो रहा था, तो बेकार है हमारा। आपने पेपर में पढ़ा, बहुत वायरल है। पहले आपको मालूम होगा कोविड हुआ तो पहली लहर में हो गया था हमको। तो लीडर तो हमेशा आगे रहता है ना, लीड करता है ना। हमारे प्रधान है, कानपुर के प्रधान, तो पहले प्रधान को होगा तभी कुछ होगा ना दूसरों को। तरुण भाई की तरफ से एक चीज हम और कह सकते हैं कि वो कहते हैं ना, उनको देखे से जो आ गई चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। मतलब वो बीमार होते हुए भी हम उनको इस तरह से देख रहे हैं तो हम समझ रहे हैं भाई बहुत खुश हैं, बहुत मजे में हैं। और ये तो उनका दिल जानता है कि बीमारी के बावजूद उन्होंने इम्पोर्टेंस समझी इस मीटिंग की और उन्होंने सोचा हम थोड़ी देर के लिए जरूर से ज्वाइन कर लें। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हम अब संजय भाई अगर परमिट करें, संजय भाई परमिट करें तो उनकी ओपिनियन ले लें हम लोग। फैसिलिटेशन काउंसिल की मीटिंग आज चल रही है। पीछे मीटिंग क्या हुई, कितनी हुई, जरा सा कुछ अगर केसेस कितने हुए कुछ अगर बता सकें तरुण भाई। तो मैं करीब 5-6 केसेस के अंदर तो कॉम्प्रोमाइज हो गया। अच्छा। और लोगों को पैसा मिल गया और 2 मीटिंग हो चुकी। आज तीसरी मीटिंग थी, मैं जा नहीं पाया। अच्छा अच्छा। पहली 2 मीटिंग मैंने अटेंड की थी, आज की मीटिंग नहीं अटेंड कर पाया। ओके ओके। और उसमें लघु उद्योग भारती से कौन है भाई साहब इसमें कमिश्नरी में? हरेंद्र मुरझानी है जो कानपुर के अध्यक्ष है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, फिर तो होगा उन्हें भी आइडिया। तो और कोई चीज आप बताना चाहेंगे, कोई दिक्कतों के बारे में वहाँ आपके कमिश्नरी एफसी में कोई प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में? नहीं, हमारे कानपुर में तो बढ़िया चल रहा है। मेरे को एक्सपीरियंस है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत नहीं है। स्टाफ वहाँ पे कमिश्नर ने स्टाफ दे दिया है, जेडीआई है और उसके नीचे स्टाफ है हैंडल करने के लिए। विनय द्विवेदी है, विनय द्विवेदी देख रहे हैं। यही कमिश्नरी भी देख रहे हैं? कमिश्नरी में वो आते हैं, उनके साथ में एक असिस्टेंट है, विनय द्विवेदी लीड कर रहे हैं। असिस्टेंट आता है घर से, सारी फाइलें मेरे घर पे आती है, ले आता है, एजेंडा 4 दिन ले आ जाता है। फिर तो डीआई ऑफिस उसको कमिश्नरी एफसी को, जोनल एफसी को डीआई ऑफिस ही मैनेज कर रहा है, तब तो वहाँ कोई प्रॉब्लम का सवाल ही नहीं उठता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी हाँ, ठीक है ठीक है। थैंक यू तरुण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तबियत के बावजूद आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसके बाद नेक्स्ट संजय कौल जी अभी कुछ और बोलना चाहेंगे? अच्छा, वो गए हुए लगता है, किताब देखने गए हैं। अच्छा, नहीं आप करो, फिर उसके बाद में बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब सहारनपुर के बाद मेरे पास अयोध्या आशीष अग्रवाल जी, उन्होंने लिखा कि अभी कोई मीटिंग वगैरह हुई नहीं लगता है। आशीष जी है क्या? अयोध्या से, फैजाबाद से आशीष जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ बताइए। आपके फैजाबाद में अभी वैसे कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं, मतलब ऑफिशियल मीटिंग नहीं हुई, एक इंट्रोडक्शन मीटिंग हुई थी। फैजाबाद में कोई केस भी नहीं अभी आया है। अच्छा। बट हम लोगों ने मीटिंग में कमिश्नर के साथ बैठ के एक फीस का स्ट्रक्चर जो पहले हम लोग के बीच में बात हुई थी, उसके अकॉर्डिंग एक फीस स्ट्रक्चर मोटा बना लिया था कि लाइक जैसे पहले भी मीटिंग में बात हुई थी कि 10 लाख के केस तक 5,000 रुपये, उसके 50 लाख तक 10,000 रुपये,
और उसके बाद कमिश्नर उस पर एग्री भी कर गए थे, उन्होंने उसको नोट भी करा दिया ज्वाइंट डायरेक्टर को, लेकिन अभी फैजाबाद में कोई केस आज की तारीख में आया नहीं है। आशीष जी, ये जो आप फीस का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, तो जो कानपुर में DI ऑफिस में है उसकी कॉपी आप लोगों के पास है क्या? मतलब नहीं सर, हमारे उसके पास उसकी कॉपी पहले हमारे पास तो है वैसे, क्योंकि मैंने केस किया हुआ था कानपुर में। अच्छा, तो वो तो है मेरे पास केस की, लेकिन इसके उससे हटके कुछ आप लोगों ने प्लान किया लगता है, क्योंकि वहाँ मिनिमम 3,000 रुपए है। 3,000 है, हाँ मिनिमम 3,000 है वहाँ पे 5 लाख तक के केस के लिए। तो मेरे ख्याल से वो 3,000 वाला रखने की आवश्यकता है, नहीं तो लोगों को बर्डन लगेगा। हाँ जी, ठीक है। और मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि इसको पूरे 18 काउंसिल में एक सिमिलरिटी लाने के लिए जो कानपुर में जो अप्लाई कर रहा है उसी को हम लोग सभी जगह कम्युनिकेट करा दें, वहाँ से अपने नवनीत सहगल जी के ऑफिस के थ्रू। अग्रवाल साहब, ये बात हम लोगों ने भी कही थी, तो हमारे कमिश्नर ने भी कहा, हमने कमिश्नर को भी सजेस्ट किया था, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको एक यूनिफॉर्म बना दीजिए जी सारे कमिश्नरी में। बिल्कुल, जो कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी सारी इसको लेकर। अब रह गई केस की बात, तो साहब आप अपने चैप्टर चेयरमैन को भी थोड़ा सा मोटिवेट करिए। बोला हुआ सर हमने। हाँ नहीं, कि वो सबको इन्फॉर्म करें। कोई हम बताएं, आपको सुन लीजिए कि अगर जैसे आगे लोग नहीं आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि लोगों को पेमेंट की दिक्कत नहीं है। पेमेंट की दिक्कत आज के दिन MSME में होती ही होती है, ये तो एक एक्सेप्टेड बात है, फैक्ट है। तो ऐसे में क्या है कि थोड़ा सा जागरूकता लाने की आवश्यकता है। कभी आप लोग अगर कोई जूम मीटिंग कर लें, कोई और डिस्टर्बेंस कहीं से आ रहा है किसी का, और मेरे ख्याल से वो ऑन है। नहीं भाई साहब, बंद कर रखे आप, बंद कर दिया है के जी, आप कैरी ऑन कीजिए। हाँ जी, हाँ। तो हम ये सुझाव दे रहे थे कि किसी दिन आप लोग जूम पे अगर चैप्टर की मीटिंग कर लें। कमलेश भाई प्लीज आगे और बताइए, अब हम लोग बात कर लेंगे, आशीष जी से हम बात कर लेंगे थोड़ा ठीक है। तो बस यहाँ मेरा सुझाव यही था कि भाई चैप्टर में भी हम लोग जागरूकता लाएं। लोगों को पेमेंट की दिक्कतें हैं, हाँ दिक्कतें हैं, लेकिन वो लोग उसको आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो वो उन्हें बताने की आवश्यकता है। गोरखपुर से अब JP जायसवाल जी, उन्होंने भी बताया तो यही है कि अभी तक कोई मीटिंग हुई नहीं है। अगर जायसवाल जी होंगे मीटिंग में। हाँ जायसवाल जी, हाँ आप तो हमारे यहाँ तो कोई इंट्रोडक्शन बैठक भी नहीं हुई है। ज्वाइंट डायरेक्टर से 2 बार मुलाकात हो सकी, उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूं, और इंट्रोडक्शन बैठक तक आज तक नहीं हो पाई। उन्होंने एक और काम किया है कि पहली एक लिस्ट जो उन्होंने बनाई थी, तो उसमें चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। पिछली बार जब ACS साहब ने बैठक ली थी तो मैंने बताया था कि जो शासन के आदेश हुए थे उसमें IIA और दूसरे जो हमारे पार्टिसिपेंट थे उनके अलावा उन्होंने PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को जोड़ दिया था। तो मैंने उस समय आपत्ति की थी कि भाई ये तो शासनादेश के खिलाफ जा रहा है, तो उसको भी उन्होंने रेक्टिफाई नहीं किया, और कभी कोई बैठक हुई ही नहीं। लेकिन मैंने पिछले हफ्ते बात की थी तो उन्होंने कहा कोई केस नहीं है इसलिए कोई बैठक नहीं हो रही। ये तो जायसवाल जी केस नहीं है, इसमें हमारी भी तो गलती हो सकती है कि हम लोगों ने इसके बारे में प्रचारित नहीं किया। आपके पास तो कुशीनगर है, आपके आसपास देवरिया है, काफी जिले हैं। ये आपके गोरखपुर में कौन कौन से जिले आ रहे हैं कमिश्नरी में? गोरखपुर के साथ साथ देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर। देखिए तीनों जगह आपका देवरिया भी काफी एक्टिव है, कुशीनगर भी आप लोग चैप्टर बनाने की पोजीशन में है। तो हमारी चीज को अगर थोड़ा सा प्रचारित कराएंगे जायसवाल जी तो काफी बेहतर हो सकेगा, और इससे हमारे लोग जुड़ेंगे भी और काफी हम लोग लोगों की मदद कर पाएंगे। ठीक है, के साथ इनको नोट कर लीजिए, आगे जोड़िए, आगे देखिए। इनको एक चीज हम और बता दें कि जो ये बता रहे हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो ये काउंसिल फॉर्मेशन का जो डायरेक्टिव गया था उसके बियॉन्ड अगर कोई अपॉइंटमेंट हो गया है तो वो 1 मिनट में कैंसिल हो जाएगा। ये इसकी लिखित सूचना यहाँ हेड ऑफिस को भेजे। ऐसा एक इंस्टेंस शायद कानपुर में या कहीं हुआ था, और वो जैसे ही उसकी इंटीमेशन यहाँ पे हम लोगों ने सेक्रेटेरिएट में दी, उन्होंने तुरंत एक स्ट्रिक्टर वहाँ पे स्ट्रिक्ट वो भेजा डायरेक्टिव, और वो उसको हटा दिया गया अपॉइंट होने के सेम डे या नेक्स्ट डे हट गया। तो इस तरह से जो ये गलत अपॉइंटमेंट है कभी भी बर्दाश्त मत करिए। अगर कोई भी लॉ के बियॉन्ड अगर कहीं कोई काम होता है तो ना तो कोई डरने की आवश्यकता है, ना कोई दबने की आवश्यकता है। उसको तुरंत आप पॉइंट आउट करिए, उसका रेक्टिफिकेशन होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। अब हम अगला नेक्स्ट हमारे पास आगरा से प्रमोद अग्रवाल जी। प्रमोद अग्रवाल जी आगरा से हैं क्या? प्रमोद जी नहीं है, मैं सुनील सिंगर हूँ। हाँ जी, हाँ बताइए। नमस्कार। प्रमोद जी भी आ गए हैं लगता है अभी। सुनील भाई 1 मिनट, मैं रिपोर्ट दे दूं जरा। हाँ दो। हाँ,
सर ऐसा है कि 3 मीटिंग हो चुकी है हमारी, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। टोटल 26 केस प्रोसेस में चल रहे हैं। कई केसेस में उन्होंने कहा है कि हम पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, कर देंगे, कोई सितंबर में कर देंगे, कोई अक्टूबर में कर देंगे, और उसमें नोटिस वगैरह रेगुलर जा रहे हैं। एक 39 केसेस ऐसे हैं कि छोटे छोटे केसेस हैं, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है और वो हार्ड कॉपी भी सबमिट नहीं कर रहे हैं। जो कॉपी सबमिट नहीं कर रहे हैं, 3 उनके रिमाइंडर भी जा चुके हैं, उनसे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो हम लोगों ने वो कैंसिल कर दिए, रिजेक्ट कर दिए वो केसेस। बाकी जो कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग हुई है, उनका कहना ये है कि जब तक केस की पूरी तामील ना हो, जब तक कोई नोटिस वगैरह, जब तक ऑर्डर कोई पास ना किया जाए, तो मैं चाहता हूँ तामील के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाए, तामील किस तरीके से हो, जिससे कि ये पता लग जाए कि हमें सही हो रहा है या कोई उसमें फ्लॉ तो नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज है, क्या जरूरी है कि जॉइंट कमिश्नर तो मीटिंग करती हैं, क्या कमिश्नर की अटेंडेंस भी होना जरूरी है क्या मीटिंग में? जॉइंट कमिश्नर को मीटिंग तो सिर्फ कंडक्ट कराने की और उसकी प्रोसीडिंग नोट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खुद करें या अपने अंडर में किसी और ऑफिशियल को दे सकते हैं, लेकिन कमिश्नर का तो होना बहुत जरूरी है। नहीं, कमिश्नर का क्या फुल मीटिंग में जरूरी है या फिर जब ऑर्डर पास हो तब उस टाइम होना जरूरी है? नहीं, देखिए ये प्रैक्टिकल वहीं के वहीं सॉल्व करने वाली बात है। कमिश्नर के अंडर में मीटिंग होती है, कमिश्नर के साइन होते हैं। अगर कमिश्नर वहां होते हैं उस डेट में तो ही वो साइन कर सकते हैं, अदरवाइज कभी साइन कराने का भी चेष्टा नहीं होना चाहिए। कई बार फाइलों में तो साइन देर सवेर भी कर लिया जाता है, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं वो आउट ऑफ स्टेशन है और आप लोग उन्हें या आपके ऑफिस वाले भाई अगर वो आउट ऑफ स्टेशन होंगे तो सिग्नेचर नहीं करेंगे। एक बात ये है, जनरली सिस्टम ये होता है कि वो आए शुरू में या नहीं आए, उन्होंने मीटिंग शुरू कराई और कहा मैं साइन कर दूंगा, उनके साइन हो गए, है ना? फिर हमें क्या चाहिए, उनके साइन चाहिए और क्या चाहिए? प्रैक्टिकली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ज्यादा लंबा मत करिए इस काम को। एक जो है कानपुर में जैसे पुराने केसेस पड़े हुए हैं, वो आगरा शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो वहीं चलेंगे, वहाँ के टाइम वगैरह मिलता नहीं है उनको, तो ऐसे केस में क्या चीज क्या होगा उसमें? तरुण भाई बताएंगे प्लीज, मतलब सब बताएंगे। मैं इसमें जानकारी देना चाहता हूँ कि कानपुर से 2 केस तो मैंने आगरा के भी ट्रांसफर कराए हैं। कौन कौन से कराए हैं? चलिए वो पता कर लीजिएगा, लेकिन तो मैं डिटेल आपको बता दूंगा। 2 केस आगरा से मेरे पास फोन आए थे तो मैंने 2 केस देखिए, जिसकी सुनवाई शुरू हो चुकी है वो ट्रांसफर नहीं हो सकते। हाँ, जो सुनवाई हो चुकी है उनका क्या हुआ? वहां भी टाइम नहीं मिल रहा उनको, वो संजय कौल जी बताएंगे। और लेकिन जिनकी सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई थी उसको 2 केस ऐसे थे, कई लोगों के फोन आए आगरा से मेरे पास, 2 केस ऐसे थे जिनकी अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई थी, उसको मैंने आगरा ट्रांसफर कर दिया था। अच्छा, करवा दिया था। जिनकी सुनवाई हो चुकी है उनमें क्या पोजीशन बनेगी साहब? संजय कौल जी बताएंगे। जी बताएं साहब, कौल साहब। ये कौन सी पार्टीज की बात कर रहे हैं आप? मुझे कुछ बताएंगे तो मैं आगे बताऊंगा। आप प्रिंटिंग प्रेस वाले की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, प्रिंटिंग प्रेस का नहीं है, ऑयल वगैरह का काम था उनका। भाई मेरा आपसे ये अनुरोध है, जो भी आप व्यक्तिगत, इस समय हमारी सब बात हो रही है, व्यक्तिगत जो भी आपको जानकारी लेनी हो डायरेक्ट आप टेलीफोन से संजय भाई से रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, तरुण भाई से रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। हम लोग जनरल बात इसमें चल रही है, जो हमें पता लग रही है कि क्या क्या इसमें पोजीशन है, क्या तो गिलास में दे दो। अच्छा, एक सीसीबीए बड़ी वाली है ना, हमने कैमरा ऑफ। इसको आगे उड़ाए क्या भाई? एक चीज बरेली से भी एसके सिंह जुड़ चुके हैं, क्योंकि दिनेश भाई आज नहीं है, तो बरेली की रिपोर्टिंग एसके सिंह जी से ले लीजिएगा। दे चुके हैं भाई साहब, बरेली की रिपोर्टिंग आलोक जी दे चुके हैं, सुनरानी जी। अच्छा, वरना एसके सिंह जी उसके मेंबर हैं। ठीक है, अगर कोई आप मिल चुकी है, आलोक जी दे चुके हैं। ओके, फिर भी अच्छे सिंह अगर अपना चेहरा दिखाते हैं, बुराई क्या है इसमें? उनके भी सुन ले, उनको भी बहुत दिनों के सुने हुए, स्मार्ट चेहरा है उनका भी। मैं हूँ सर, आपके साथ हूँ। अरे हाँ बताया ना, क्या स्मार्ट लोगों को दिखता रहना चाहिए ना बीच बीच में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। फिर भी अगर एसके सिंह साहब कुछ बताना चाहें तो स्वागत है, 2 मिनट में कुछ वहां के बारे में सूचना देना चाहें। सर यहाँ पे अभी फैसिलिटेशन काउंसिल ने बहुत ही अच्छी तरीके से काम शुरू कर दिया है और लगभग जो है वो 32 केस हमारे यहाँ आ चुके हैं, रजिस्टर हो चुके हैं। 32 केस में से 5 केस जो हैं अभी कंसिलिएशन के लिए जो है वो स्टेज पे आ गए हैं
और वो कंसिलिएशन के जो हैं नोटिसेस जा चुके हैं। कोई स्टाफ वगैरह की दिक्कत आपके यहाँ काउंसिल में? नहीं, आप स्टाफ की कोई दिक्कत नहीं है। जॉइंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज के जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है। वेरी बहुत अच्छे। ओके, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। इसको भी नोट कर लें। हम लोग बताएं कि बरेली में लोगों ने बताया दिक्कत नहीं, और जगह दिक्कत है। जब हम बात करेंगे ना 3-4 लोग सर शाहजहांपुर से भी केसेस 3 आए थे, वो भी इंटरटेन हो गए हैं और उनको भी जो है हमने अभी वो भी कंसिलिएशन स्टेज में आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कमलेश भाई और देखिए, ये लोग हैं पुराने लोग हैं, इन्हें मालूम है कैसे आई ये काम करती है और क्या। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास अलीगढ़ जोनल काउंसिल है, श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी। मनोज अग्रवाल जी। नमस्कार भाई। मनोज जी की आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है। डिस्टर्ब से आ रही है। हाँ, हेलो, आपका स्मार्ट चेहरा दिखाई पड़ रहा है, आवाज कम सुनाई पड़ रही है आपकी। हाँ, आवाज क्यों नहीं आ रही है? हेलो। हाँ जी, हाँ, आप बताइए। फिर अभी अलीगढ़ में अभी केवल 4 केस आए थे, एक मीटिंग हुई है, उसके बाद और केस अलीगढ़ में अभी नहीं आए हैं। एक मीटिंग में कुछ प्रोग्रेस हुई? 4 केसेस के बारे में क्या चर्चा रही? 2 केस सॉर्ट आउट हो गए थे और 2 केस अभी नोटिस गए हुए हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा है। प्रचारित कराइए, अपने सुविधाओं को प्रचारित कराइए। आप बहुत अच्छे से काम करा सकते हैं। जी, आज मैंने जो है एक मैसेज बना के करीब 40 ग्रुपों पर डाला है, इंडस्ट्री वालों को, सबको ये मैसेज जो है ये जो है मेंबर भी नॉमिनेट हैं और काउंसिल काम कर रही है, आप अपने पत्र भेजिए। आज एक मैसेज करके मैंने सभी जगह बहुत सर्कुलेट किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। हम तो जल्दी अलीगढ़ में पुनः आने वाले हैं। आपने कहा था कि चैप्टर खुलने वाला है कासगंज का, ऐसा मोस्ट वेलकम सर, पे आइए। हाथरस से कासगंज काम कर रहे हैं, बताइए, हमारी काम बढ़ जाएगा। चलिए। इसी बीच में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज की इस मीटिंग में हमने अपने सारे चैप्टर चेयरमैन को भी इनवाइट किया हुआ है, और अगर वो लोग जो सुन रहे हैं तो मेरा उनसे निवेदन है कि इन पॉइंट्स पे जरा सा ध्यान दीजिए कि भाई अगर आपके चैप्टर से केसेज नहीं जा रहे हैं तो अपने नेक्स्ट मीटिंग में एक तो इसके लिए 10-5 मिनट का सेशन रखिए, और इसके अलावा बाय सर्कुलर या ईमेल से सभी मेंबर्स को जागरूक करिए, ताकि लोग जो पेमेंट की जिनको डिले है वो इसमें फिर आगे आए, अपने केस सबमिट करें। ठीक है। अच्छा, अब अगला नेक्स्ट हमारे पास अलीगढ़ के बाद जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से लोग हैं। आजमगढ़ से अनिल रुंगटा जी। अनिल रुंगटा जी है क्या आजमगढ़ से? नहीं आए हैं। अच्छा, और नेक्स्ट फिर प्रयागराज से अरविंद अग्रवाल जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। बहुत साल बाद आपका चेहरा देख रहे हैं और आवाज भी सुन रहे हैं। हाँ, अरविंद जी बताइए, क्या चल रहा है अपने वहाँ काउंसिल का? 8 तारीख को हम लोग की पहली मीटिंग हुई थी जिसमें 19 केसेस आए थे। 19 में एक केस टेकअप किया गया है जिसको नोटिस और सब भेजा गया है हम लोग के यहाँ से, काउंसिल से। 18 केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए थे, उनके पेजेस मतलब पेपर्स में अभी डेफिशिएंसी है, तो वो एक बार सारे पेपर्स अपने जो है सबमिट कर दें तो उनको नोटिसेस और नेक्स्ट एक्टिविटीज अब शुरू हो सकते हैं। ठीक है। और कमिश्नर इज वेरी मतलब काफी अच्छे मतलब हैं, प्रोएक्टिव हैं, एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं प्रयागराज में। स्टाफ के लेके कोई दिक्कत नहीं हो रही है नोटिस वगैरह भिजवाने में या? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि जेडीआई का स्टाफ ही वर्क कर रहा है और एक पर्टिकुलर स्टाफ को डेजिग्नेट कर दिया गया है जेडीआई ऑफिस से। इसमें जितने केसेस हैं सब प्रयागराज के ही हैं, बाकी जो जिले हैं उनके कोई केसेस अभी तक जो हैं इस अभी तक केसेस नहीं आए। अरविंद जी माफ कीजिएगा, आपके यहाँ तो चैप्टर ही नहीं है इस समय पूरे इलाहाबाद में। इलाहाबाद के अगल बगल तो बारों को क्या मालूम होगा, इलाहाबाद में चैप्टर नहीं चल रहा है इस समय। तो चैप्टर तो चल रहा है बट चल रहा है। पिछले कई सालों से 0 मतलब डिलीवरी है, एक भी आदमी की फीस नहीं आ रही है। चलिए हम इसमें दोबारा बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अशोक जी मेरी बात तो हो गई है, कल इनकी बैठक है वहाँ पर, मेरी बात हो गई, मैं आपको बताऊंगा। ये परसों फतेहपुर में आ रहे हैं ये लोग 24 तारीख को? शायद नहीं। उसके बाद मुलाकात करेंगे आपसे। चलो हम इलाहाबाद चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नेक्स्ट चित्रकूट धाम
श्री विदुप अग्रहवी जी। विदुप अग्रहवी जी है क्या? नहीं सर। नहीं आए। नेक्स्ट झांसी से अश्विनी कुमार गर्ग जी। झांसी से अश्विनी कुमार गर्ग जी। सर वो भी अवेलेबल नहीं है नहीं यहाँ पे। फिर देवी पाटन से श्री विजय केडिया जी। नो सर। इन सब जगह अपने चैप्टर्स भी नहीं है तो इसलिए शायद वो एक्टिव नहीं है वो लोग। ये सब जगह के भाई ये बहुत अच्छी बात है, ये चैप्टर भी वहाँ जल्दी बनेंगे और सब कुछ एक्टिव होगा। बस अब थोड़ा सा जल्दी और इसकी मीटिंग और जल्दी कर लेंगे और जल्दी हो जाएगा सारा का। हाँ जी हाँ। अच्छा नेक्स्ट मिर्जापुर से सुरेश पांडे जी। नहीं सर। मिर्जापुर से सुरेश पांडे जी, वही बात है, चैप्टर नहीं है। वाराणसी से श्री रवि पटोदिया जी। वाराणसी से ये भी नहीं शामिल हुए हैं। वाराणसी तो अपना बड़ा एक्टिव चैप्टर है भाई, वहां से क्या बात भी नहीं शामिल हुए हैं। तो अब इस तरह से ये, और बस्ती में अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव अभी है नहीं, तो इस तरह से 18 चैप्टर की जो 18 जनरल काउंसिल की थी। तो अब ओवरऑल अगर कोई एक दो चैप्टर चेयरमैन कुछ अपने व्यूज इस बारे में अगर देना चाहें तो अपना हैंड रेज करके और बोल सकते हैं। जी भाई, आई वुड लाइक टू से मुरादाबाद मंडल की रिपोर्ट शायद रह गई। अग्रवाल जी आपको ढूंढ रहे थे, अब निकल पाए। तो ये आपके सामने बैठा हूँ साहब। नहीं, आपने जो एक्चुअली भेजा हुआ था वो हमने पढ़ लिया था शायद, इस करके वो रह गया हमने। हाँ लेकिन ठीक है, ये हमसे हो सकता है, हमसे गलती हुई हो, आई एम सॉरी। आप बोलिए, आप बिल्कुल जरूर से बताइए। दैट शुड बी ट्रीटेड एज रीड, तुमको रिपोर्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ये लिखा था कि पहली जुलाई में हुई थी, दूसरी अभी फर्स्ट वीक अक्टूबर में होने वाली है। 3 केस फाइल हुए 10 लाख के, और उसमें से 1 केस डिसाइड हुआ, 2 रिजेक्ट हो गए। मैं इसमें केके भाई थोड़ा एडिशन करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, स्वागत। जी भी यहाँ पर है, सभी सम्मानित सदस्य को नमस्कार। कि फैसिलिटेशन काउंसिल की फर्स्ट मीटिंग 3 जुलाई को हुई थी जी मुरादाबाद मंडल में। कमिश्नर साहब ने बहुत इंटरेस्ट लिया। वो पहले रामपुर में ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम थे, आजकल मुरादाबाद में कमिश्नर। उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लेके मीटिंग कराई, जॉइंट डायरेक्टर भी वहां पर उपस्थित थे। उनमें से 2 मेंबर की एप्लीकेशन इसलिए खारिज हो गई कि वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड ही नहीं, एंड दिस एक्ट इज ओनली फॉर एमएसएमई। ठीक है, बहुत सही, बिल्कुल ठीक। हर मेंबर को 10,000 फीस के लिए बोला गया है, जो उसने अभी तक जमा नहीं की। अच्छा, ये फर्स्ट मीटिंग की रिपोर्ट है। और अब दूसरी मीटिंग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कमिश्नर साहब ने डेट दी है उसको करने के लिए, और जिसमें 17 केसेस आ चुके हैं मुरादाबाद मंडल। अच्छा, जिनके ऊपर निर्णय होगा। तो इस पे जैसे अभी आपने सुना होगा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सेक्रेटेरिएट से सभी कमिश्नरी में ये इंफॉर्मेशन भेज दिया जाए कि जो फीस है, फीस का स्ट्रक्चर एक रूपता रहे, और वो भी जो कानपुर में इतने वर्षों से चला आ रहा है वही हम लोग सभी जगह अप्लाई कर दें, जिसमें मिनिमम 3,000 है, ताकि छोटे जो जिनकी छोटी रकम है 5 लाख के अंदर की रिकवरी का मामला है तो उनको बर्डन न फील हो। तो इस तरह से अभी आप लोगों ने जी सर 1 मिनट में भी बात करना चाहता हूँ। मैं सुरेश पांडे बोल रहा हूँ मिर्जापुर से। अच्छा। हाँ, तो हमारे यहाँ 30 जुलाई को मीटिंग हुआ था। हाँ जी। जिसमें 9 केसेज आए हुए थे, और 6 में तो नोटिस भेजने की कार्रवाई की सहमति बनी है। हाँ। और 3 केसेज में जो है हार्ड कॉपी जमा नहीं हुए हैं। अच्छा। और यहाँ सर बहुत कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं है कैसे क्या किया जाए, कैसे एप्लीकेशन दिया जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि सरकारी बकाया माने उनका बकाया है सरकारी विभागों पर, वो लोग भी केस करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए? मैं समझता हूँ जी, कमलेश भाई।
इसमें सबसे पहला तो सुरेश पांडे जी ये हम बताना चाहेंगे कि बायर कोई भी हो, इंडिया का बायर किसी भी स्टेटस का हो, किसी भी स्टेट का हो, गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्रोप्राइटर हो, पार्टनर हो, कुछ भी हो, बायर इंडिया का है तो, और सप्लायर आपके क्षेत्र का है तो आपकी काउंसिल में ही वो केस पुटअप होगा और आपकी काउंसिल में ही सुना जाएगा। तो ये तो सबसे पहली चीज वो क्या है। एक दो पॉइंट और सॉरी, इसी मौके पे एक दो पॉइंट और मैं जैसे आपकी पहले से ही हिंट लेते हुए मैं बताना चाहूंगा। कई बार जो बड़े बड़े बायर हैं वो एग्रीमेंट कराते हैं सप्लायर से और वो एग्रीमेंट साइन करना ही होता है। उसमें दो तीन पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि मैं बताना चाहूंगा, जिसमें एक तो ये होता है कि सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन एट दिल्ली, जुरिस्डिक्शन एट बॉम्बे, कलकत्ता, ऐसा उसमें लिखा होता है क्योंकि वो कंपनियों का रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस वहां होता है। तो वो एग्रीमेंट में अपने ये लैंग्वेज लिखते हैं और हर सप्लायर उसको साइन करता है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। तो जब केस फाइल होता है तो वो लोग पहला प्ली यही लेते हैं कि साहब हमने तो देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू लीगल जुरिस्डिक्शन एट दिस प्लेस। तो फैसिलिटेशन काउंसिल के पास फुल्ली लीगल ओवर राइडिंग पावर है, उनका वो क्लास केस फाइल होने के बाद बेमानी हो जाता है। दूसरा वो लोग प्ली लेते हैं कि साहब एग्रीमेंट में 60 दिन 90 दिन का एग्रीमेंट वो साइन करा के रखते हैं सप्लायर जो है उससे कि भाई आप हमें 60 दिन का क्रेडिट दोगे तो हम आपको ऑर्डर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, और वो इन राइटिंग वो साइन कर देता है 60 दिन है, 90 दिन है, 120 दिन है। तो जब तक वो पेमेंट समय से उसको मिलता रहता है, उसने साइन किया हुआ है, एक्सेप्ट करता रहता है। अगर उससे भी लेट हुआ तो वो सोचता है कि यार तो और हमको परेशान करने लगे, तो वो केस फाइल करने आ सकता है। केस फाइल करने पर 46वें दिन से ब्याज देने का प्राविधान है। भले ही एग्रीमेंट उसने स्टैम्प पेपर पे साइन किया हुआ हो तो भी वो स्टैम्प पेपर की वैलिडिटी काउंसिल के रूल के मुताबिक बेकार है। तो यानी कि अगर उसने 90 दिन का एग्रीमेंट सप्लाई का साइन भी किया है फिर भी काउंसिल में आने के बाद 46वें दिन से उसको ब्याज मिलेगा। तो ये दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है कि अगर कहीं इस तरह का कोई भी प्रोविजन है। जी कमलेश भाई साहब, कुछ क्वेश्चंस चैट बॉक्स में भी आए हैं, मैं उनको एक एक करके आपको पढ़ देता हूँ। इसमें अशोक छारिया जी का एक सजेशन है कि ये जो अवेयरनेस है हम अपने मेंबर्स तक पहुंचाने के लिए अगर कोई हम सर्कुलर ऐसा निकाल दे जिसमें बुलेट पॉइंट्स हो तो वो अच्छा रहेगा। और ये मैं समझता हूँ काफी जनों का प्रश्न है कि हम अवेयर कैसे करें मेंबर्स को, तो इसके ऊपर आप अगर कोई चीज बना के भेज सके तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा एक क्वेश्चन मिस्टर आर के साहनी है। साहनी जी अगर आप हैं बीच में तो आप पूछ सकते हैं उनका। वैसे मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूं। उनका है सेवरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट like Indian Railways do not recognize the facilitation council। उन्हीं का ही एक क्वेश्चन और है, कैन ए केस which is registered in कानपुर be transferred to सहारनपुर। ये दो क्वेश्चन उनके हैं। आर के साहनी जी मेरे ख्याल से सहारनपुर से हैं, तो आप इनका अगर कुछ जवाब देना चाहें दोनों का तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि ट्रांसफर का भी मैटर है तो थोड़ा अगर संजय कौल जी इसका अगर जवाब दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कौल साहब मेरे ख्याल जी ट्रांसफर का जैसे तरुण जी ने बताया, जिसकी हियरिंग हो चालू हो गई है वो बिना कोर्ट ऑर्डर के ट्रांसफर नहीं हो सकता। जिसकी हियरिंग हियरिंग नहीं हुई है वो केस ट्रांसफर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जिसकी हियरिंग चालू हो गई तो आर्बिट्रेशन एक्ट में एक आर्बिट्रेटर से दूसरे आर्बिट्रेटर ट्रांसफर करने की कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है, तो कोर्ट को अप्लाई करके ट्रांसफर करा सकता है। ही कैन अप्लाई टू द कोर्ट एंड ट्रांसफर इट, कोई दिक्कत नहीं है। मगर फॉर्मली एक काउंसिल से दूसरे काउंसिल जो है इट मींस चेंज ऑफ आर्बिट्रेटर, वो नहीं हो सकता। नंबर 1। दूसरा रेलवे वाले में भी बता दीजिए जरा सा। रेलवे नहीं, ये जो हमारा कानून है वो सारे, चाहे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, इंडियन रेलवे और कानपुर में हमने कम से कम कुछ नहीं तो एक हमारे कानपुर के मेंबर हैं, नाम मालूम नहीं, वो पेपर सप्लाई करते, तरुण जी नाम बताएंगे उसका कम से कम 2500 केस रेलवे के अगेंस्ट में ऑर्डर हो गए और उसको अवार्ड भी मिल गया और पैसे भी मिले।
तो इंडियन रेलवेज के अगेंस्ट में फाइल करने, आप इंडियन रेलवेज, डिफेंस, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फाइल कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बार नहीं। इवन आर्मी पे कर सकते हैं, आर्मी का कोई काम किया है, पेमेंट नहीं मिल रहा है, आर्मी के खिलाफ फाइल डिफेंस, वही बोला ना, डिफेंस सर्विस पर भी कर सकते हैं आप, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमने एयरफोर्स पर भी किया हुआ है केस, ऑर्डर किया हुआ है, एयरफोर्स पर भी है, आर्मी पर भी है, पुलिस पर भी है, कोई दिक्कत नहीं। और वो फॉर्मली भले कहें कि साहब जो है हमारे पास अप्लाई नहीं होता, ये डिपेंड करता है जब आप अवार्ड बनाएंगे तो आप कैसे ड्राफ्ट करते हैं उसको। ड्राफ्टिंग ऑफ द अवार्ड इज वेरी क्रिटिकल। तो वो अवार्ड ठीक से बन जाता है तो दे आर बाउंड टू पे, उनके पास कोई चारा नहीं है, तो भागे भागे चले आते हैं उसके बाद। तरुण भाई साहब ने हाथ उठा रखा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पास्ट प्रेसिडेंट तरुण जी से, आप कुछ कहना चाहते हैं शायद। ये संजय भाई AK अग्रवाल जी के हैं, त्रिपुटी स्टेशनरी। हाँ त्रिपुटी से नाम मेरे को भी ध्यान आ रहा था, नाम मेरे को भी ध्यान आ रहा था, ये AK अग्रवाल जी का। हाँ, तो वो उसके इंडियन रेलवेज को सप्लाई करता है, 20 केस है सप्लाई करते हैं LIC हर जगह पे, और स्टेशनरी, कंप्यूटर स्टेशनरी सप्लाई करते हैं ये। हाँ, तो उनके बहुत से केसेस है, और डिफेंस के अगेंस्ट में, COD के अगेंस्ट में भी बहुत से केसेस हुए। डिफेंस में OEF फैक्ट्री, हर फैक्ट्री अगेंस्ट में है। इच्छापुर के अगेंस्ट में केस आया था हमारे टाइम में, वो भी हुआ है। तो डिफेंस फैक्ट्री के अगेंस्ट में भी आप कर सकते हैं, मतलब किसी से भी कर सकते हो, सारे केस का डिसीजन होता है और वो पेमेंट होता है। बल्कि उनके तो बड़े बड़े ऑफिसर तक को बुला लिया जाता था, काउंसिल में वो सब आते थे, हाजिरी देते थे, सब लोग आते हैं वहां पे, ऐसी बात नहीं है, वो सब आते हैं। चैप्टर चेयरमैन लोग इस चीज को नोट करें कि जिसको एक बार 2 बार जिसके फेवर में डिसीजन हो जाता है, वो अगले महीने 4-6 केस और उसके अगले महीने 2-1 केस और लगातार फिर वो लाने लगता है। जरा सा उसको लगा पेमेंट नहीं आ रहा है, तुरंत वो उसको इतना इजी लगता है काउंसिल में लेके आना। ये AK अग्रवाल जी तो महीने में 1 विजिट जरूर वो लगा लेते हैं या 2 विजिट लगा लेते हैं। AK अग्रवाल जी के कम से कम अब तक 50 केस डिसाइड हो चुके होंगे, 40 उनके चल रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से 100 से ऊपर हो गए, 50 तो मैंने ही कर रखे हैं उसके पहले, आपके आने से पहले। हाँ, तो फिर 40-50 मैंने की है। हमारे तो एक कृष्णा कैटल वाले, ये इन सबको लत लगी हुई है, जरा सा पेमेंट लेट हुआ तो ब्याज तो ले ही लेते हैं। एक सहारनपुर के सरदार जी आए थे, तो उनका केस जैसे डिसाइड हुआ, वो अगले हफ्ते 4 केस और लेके आ गए कानपुर में। ये हम बता रहे हैं आपको 1-1.5 साल पहले की। तो ये तो लोगों को एक बार डिसाइड हो जाए, लोगों को लत लग जाती है, फिर वो पुराने खाते ढूंढते हैं कि किसके ऊपर ब्याज भी बाकी है, तो वो ब्याज भी लेते हैं 21% का, 22% का। ये जो इन्होंने तरुण भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है, इस पे हम जरा सा लोगों को अपने क्लियर कर दें, चैप्टर चेयरमैन लोग भी सुन लेंगे कि जो बिल हमारे फुल्ली पे हो गए हैं पिछले 3 साल के अंदर, लेकिन 45 दिन से लेट हुए हैं, हम उनका भी डिले पीरियड का ब्याज क्लेम कर सकते हैं जब हम केस फाइल करें तो। हमारे पास तो जो आदमी भी कोई गाइडेंस लेने के लिए आता है, क्योंकि हम तो प्रोफेशनली भी एक्टिव है इस मैटर पे, तो जितना उसका बकाया है उसका केस तो बनता ही बनता है। हम कहते हैं भैया पिछले 3 साल में जितने बिल आप सोचते हो फुल्ली पे हो गए, आप सेटिस्फाइड हो, उनकी भी देख लो, 45 दिन से जितने दिन लेट हो उसका भी डिटेल हमें दो, हम उसका भी ब्याज जोड़ के केस में वो भी मिलेगा। तो आप ये देखिए कि काउंसिल में कितना पावर है, और काउंसिल में सरकार ने कितनी इसमें MSME के लिए, MSE के लिए कितना एडवांटेजेस बनाया है। इसमें मीडियम नहीं अलाउ होता है, ये भी हम आपको क्लियर कर दें। MSME के अंडर में एक्ट है, लेकिन ये सिर्फ माइक्रो स्मॉल के लिए है, मीडियम के लिए नहीं है। कमलेश जी, हमारे बीच में एक अनुज भाई हैं। अनुज जी कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, आप अपने को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ। रेस्पेक्टेड अध्यक्ष जी और सभी रेस्पेक्टेड मेंबर्स को मेरा नमस्कार। सर मैं शामली से सर वैसे तो हमारा सहारनपुर मंडल के अंदर आता है और निगरानी साहब जो है लगे हुए हैं इसमें बड़ी तरीके से। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन था सर मेरा। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ही वीक में हम लोग JCI की मीटिंग भी करा रहे हैं, जो कि फैसिलिटेशन सेंटर इसके काउंसिल के बारे में थोड़ा जागरूक करेंगे जो हमारे मेंबर्स को। तो क्योंकि मेंबर्स को अभी ज्यादा जानकारी भी नहीं है इसकी, तो वो एक्सप्लेन करेंगी। तो इसी वीक में होगी वो मीटिंग भी। मेरा एक क्वेश्चन था सर कि जो केसेस कानपुर से फाइनल हो चुके थे किसी भी इंडस्ट्री वाले के फेवर में, तो आगे उसके लिए क्या करना चाहिए, वो लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है कि अब वो कानपुर। संजय कौल साहब इनकी बात तो समझ गए होंगे। डिसाइडेड केसेस में आगे गाइडेंस चाहते हैं। ऐसा है, जब आपको डिसाइड केसेस का मतलब ये हो गया कि उसमें अवार्ड जारी हो गया,
जी सर। ठीक है ना। जहां अवार्ड जारी हो गया, जारी होने के बाद में ऑपोजिट पार्टी को 30 दिन का टाइम है कि अगर उसमें कोई क्लेरिकल मिस्टेक है तो उसको करेक्शन के लिए वो काउंसिल को सेक्शन 33 में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर। और अगर 33 में वो अप्लाई करेगा तो उसकी जो भी हियरिंग होगी, और जी अगर उसको उस आपके केस से अवार्ड से वो सहमत नहीं है जी तो 34 में उसको 90 दिन का टाइम जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड उस अवार्ड को चैलेंज करने के लिए। जी सर। अगर वो चैलेंज करता है तो फिर आपको वहां से, देखिए, जब 34 में एप्लीकेशन चली जाती है वो केस में, उसको जो है कमर्शियल कोर्ट में फाइल करना पड़ता है। वहां से काउंसिल की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, एमएसएमई एक्ट की प्रक्रिया खत्म हो जाती है और सीपीसी लागू हो जाता है, सिविल प्रोसीजर कोड। तो वो इनफैक्ट सीपीसी कोड रेड विद कमर्शियल कोड एक्ट, तो वो उसमें फिर आपको वकील से लेके या तो आप केस को अपना जस्टिफाई करके खारिज करा लीजिए, और अगर 90 दिन में कोई भी आपके अगेंस्ट में अपील फाइल नहीं हुई है तो आपके पास में दो ऑप्शन है। उस ये अवार्ड को एनफोर्स करने के लिए आपको फिर कमर्शियल कोर्ट में जाना पड़ेगा और कमर्शियल कोर्ट में उसको एज अ डिक्री एनफोर्स कराना है, as a decree enforce करा, because award is considered as a decree under CPC। तो as a CPC आपको जो है वो डिक्री को एनफोर्स कराएंगे और उसकी जो भी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया है सीपीसी में, वो लगती है। या अल्टरनेटिवली आप अपने काउंसिल से कह सकते हैं कि इसकी 90 दिन के बाद अगर कोई प्रोसीडिंग नहीं है तो इसके केस में आरसी जा देता है, रिकवरी काउंसिल ही कर देता है, वो काउंसिल ही करेगा अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट। ठीक है ना। और अब तो एक चीज और समझ लीजिए कि आरसी और डिक्री में एनफोर्स करने में क्या अंतर है, ये भी आप समझ लीजिए। जब आरसी आप एनफोर्स करते हैं तो काउंसिल उसकी आरसी देगा, वो जाएगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू आरसी सर्टिफिकेट इशू होगी, जितना अमाउंट का आपका अवार्ड है उतने की आरसी बनेगी, और जब आपको पेमेंट मिलेगा उसमें 10% कलेक्शन चार्जेस डीएम डिडक्ट करेगा, और डिडक्ट करने के बाद आपको बैलेंस आपके वो काउंसिल को ही देगा, वो काउंसिल फिर आपको दे देगी पैसे। ठीक। जब एज डिग्री आप एनफोर्स करते हैं कमर्शियल कोर्ट में तो उस टाइम पर आप अवार्ड का अमाउंट, लीगल एक्सपेंसेस, और क्योंकि अवार्ड मिलने के लिए आपको 1% स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है, 1% स्टैंप ड्यूटी का अमाउंट और अदर एक्सपेंसेस भी अवार्ड के अलावा क्लेम कर सकते हैं। आपकी चॉइस है अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिकवरी थ्रू कमर्शियल कोर्ट एंड रिकवरी थ्रू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में आप स्टैंप ड्यूटी, लीगल एक्सपेंसेस, ये सब क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मैं अब राजीव अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, राजीव जी आप अपना अनम्यूट करके प्लीज अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। नमस्कार जी, के अग्रवाल साहब, तरुण के अग्रवाल जी और सभी पदाधिकारी। वैसे तो कौल साहब ने मेरे सवाल का जवाब दे ही दिया है, बस मैं यही जानकारी करना चाहता था कि अवार्ड होने के बाद काउंसिल का क्या रोल है उसके एग्जीक्यूशन में। वो काफी कुछ कौल साहब ने बता ही दिया है, तो मेरा क्वेरी पूरी। तो यहाँ पे कौल साहब से मैं एक चीज और यहाँ लोगों की जानकारी के लिए चाहूंगा कि वो एक्सप्लेन कर देंगे कि जो अवार्ड की डेट तक का इंटरेस्ट जोड़ के अवार्ड इशू होता है, लेकिन इंटरेस्ट का मीटर आगे भी चलता रहता है, तो ये जो दोनों प्रक्रिया है रिकवरी की, इनमें इंटरेस्ट की रिकवरी आफ्टर डेट ऑफ अवार्ड के बारे में उनका क्या कहना है? नहीं, वो तो ऐसा ना, अगर आप कमर्शियल कोर्ट में करते हैं तो उधर बाकायदा प्रोसीजर है, फॉर्मेट बना हुआ है सीपीसी में। आपको जब एनफोर्स करते हैं तो अवार्ड प्लस इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ एनफोर्समेंट वो कैलकुलेट करके देते हैं, प्लस जो है लीगल एक्सपेंसेस आप देते हैं,
प्लस 1% स्टैम्प ड्यूटी देते हैं, प्लस जो है आप जो है और आपके एक्सपेंसेस दे के वो फॉर्म भरते हैं, वो रिकवरी होती है। मगर जब डीएम के पास जाते हैं तो लैंड रेवेन्यू एक्ट में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है, वो तो अवार्ड की रिकवरी होगी। अवार्ड की रिकवरी होने के बाद माइनस, जब अवार्ड पेमेंट मिलेगा -10%। मैं क्वेश्चन के लिए वाई के गुप्ता जी अपने रायबरेली से हैं, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? वाई के गुप्ता जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। वाई के गुप्ता जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, तो एक तो मैं जानना चाहता था। अरे भाई के चेहरा दिखाओ अपना। अरे यार, दाढ़ी वाड़ी बनाया नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप दाढ़ी लगाएंगे। ये एक चीज तो ये है संजय भाई कि वो जो है कौन सी कोर्ट में होगा। अगर मैं रायबरेली में हूँ तो रायबरेली कोर्ट में होगा, एक कस्टमर चेन्नई में है तो चेन्नई की कोर्ट में होगा। कोर्ट कौन सी एप्लीकेबल होगी? नहीं, लॉ इज वेरी क्लियर। आप रायबरेली, आपका अवार्ड मिल गया आपको? 90 दिन में कोई ऑब्जेक्शन फाइल हुआ? नहीं हुआ। अवार्ड मिल गया? नहीं, अवार्ड बनने आपके खिलाफ जो रेस्पोंडेंट है किसी हाई कोर्ट में या कमर्शियल कोर्ट में गई तो नहीं? ये आपकी नॉलेज में है? नहीं गई। पक्का? हाँ मालूम है सर। तो आप रायबरेली के कमर्शियल कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन रिकवरी की दाखिल कर सकते हैं। ओके, पर अगर हमारा अमाउंट ज्यादा है तो कैन आई गो टू एनसीएलटी आल्सो? 1 करोड़ से ऊपर है तो आप एनसीएलटी जा सकते हैं, किंतु परंतु जो मेरी इंफॉर्मेशन है आज की तारीख में एनसीएलटी कुछ कर नहीं रहा ऑफ द रिकॉर्ड। तो नॉर्मल केस में तो अजय जी ने तो बहुत पैसा एनसीएलटी से रिकवर करवाया, मगर तो आज की तारीख में एनसीएलटी कर नहीं रहा कुछ भी। नहीं, एक केस में मैं रिकवरी ले चुका हूँ, दूसरा केस में 1.5 करोड़ का मेरे को अवार्ड है, मगर वो पैसा नहीं दे रहे हैं। तो वही सोच रहा था कि एनसीएलटी में जाएं या रायबरेली में कोर्ट लगाएं केस। रायबरेली में एनसीएलटी में होना मुश्किल है आज की तारीख में। अच्छा, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो जो सिविल ये वकील है सिविल वाला देखेगा ना? हाँ, जो कमर्शियल कोर्ट में जाएगा, कमर्शियल कोर्ट की प्रक्रिया है, सिविल वाला देगा। ओके, ठीक है संजय भाई। वाई के भाई साहब ने एक क्वेश्चन और लिखा था इसमें कि वाई के भाई साहब थोड़ा सा अगर उसको एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा है। आईएए मस्ट रेंडर सम हेल्प आफ्टर ऑर्डर फ्रॉम। नहीं, वो मैंने यही लिखा था क्योंकि कई केसेस एनसीएलटी में जा रहे हैं, तो क्या हम जैसे एनसीएलटी हर स्टेट में है, तो क्या हम डिफरेंट स्टेट्स में एक एक कोई आदमी आईआईए की तरफ से कर सकते हैं, जिसमें एक आईआईए के थ्रू हम चले जाएं? आईआईए आल्सो टेक, बिकॉज अमाउंट इज मोर देन 1 crore. आईआईए आल्सो gets about 10,000, 15,000, 20,000 rupees. We appointed this thing, competent vakil, lawyer in the different states, and get this thing amount. बट जैसे संजय भाई ने कहा कि एनसीएलटी इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो दैट बिकम्स इररिलेवेंट नाउ। आईआईए कैन नॉट हैव इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, तो हमें लोकल लेवल पे ही करना पड़ेगा। नहीं, इसमें प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स है, केके भाई भी प्रोफेशनली काम कर सकते हैं, आप केके भाई का हेल्प ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग दिस प्रोफेशनली। यू कैन कोऑर्डिनेट विद केके एंड ही विल हेल्प यू डाउन। आरके, थैंक यू वेरी मच संजय भाई, वेलकम। अभी मैं आपको बताऊं कि एक पार्टी का मैंने केस फाइल क्या, जैसे ही उसको नोटिस ड्राफ्ट करके ईमेल से गई और पार्टी का 1 घंटे के अंदर फोन आ गया कि साहब मैं मूलधन देने को तैयार हूँ, ब्याज छोड़ दिया जाए। मगर जो हमारा सप्लायर है वो लखनऊ का ही है, वो बोला नहीं साहब हमारा तो लीगल खर्चा भी हुआ है, के अग्रवाल जी आपको भी मैंने दिया है और बाकी भी लीगल खर्चा हुआ है, मैं तो वो कैसे छोड़ दूँ, ब्याज का भी नुकसान हुआ है। तो फिर उन्होंने उसका पिटीशन भी रेगुलर फाइल कर दिया है और पूना की पार्टी है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो ब्याज समेत देके जाएगा। तो इस तरह से देखिए प्रॉपर हैंडलिंग से चीजें फर्क होती है। इवन ड्यूरिंग कानपुर पीरियड भी हमने बहुत सारे लोगों के जो कि
अपरेंटली लग रहे थे कि ये केस बनता नहीं है उनको पेमेंट देने का या अवार्ड देने का, लेकिन उस पीरियड में भी मैंने कई केसेस में संजय भाई से भी सलाह किया, फाइल ले जाके उनके पास, और अपने भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केसेस भी स्टडी किए। तो बहुत से केसेस में थोड़ा सा होता है कुछ गुंजाइश, लेकिन उसको प्रॉपर अगर उसको हैंडल किया जाए, प्रॉपर उसकी ड्राफ्टिंग किया जाए तो उसको फेवर किया जा सकता है। इवन एक दो केस में तो हमारे दूसरे मेंबर लोगों को भी लग रहा था कि भाई ये देने लायक बनता नहीं है, लेकिन हमने उसको जस्टिफाई किया और फिर वो एग्री किया बाकी लोगों ने भी। तो इस तरह से जी मेरे ख्याल से हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रमोद बिगलानी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। और हाँ, हमने देखा चैट बॉक्स में उनका कुछ वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए है। तो इस समय करीब 1 साल से 1.25 साल से जो आरबीआई का बैंक रेट है वो 4.25% है, तो उसका 3 गुना 12.75% बनता है। तो अभी इस समय जो एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12.75 है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस डेट को सप्लाई हुआ 46वें दिन से जब भी वो रेट चेंज हुए तब तक उस डेट तक का नए डेट से ये सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है वैसे। तो अग्रवाल साहब, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा कि अलग अलग टाइम पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी को सहल करने के लिए तो हम प्रोफेशनली एक्टिव होने लग गए। फिर हमने कहा ठीक है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि भाई सीए से सर्टिफाइड होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसीलिए कि उसमें गलती ना हो। हालांकि हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर अगर हम वहाँ का बताएं कानपुर का, तो वहाँ ऐसे भी हमने देखे कि साहब कोई 36% सीए दे रहा है, कोई 30% दे रहा है, कोई 24% दे रहा है उसमें। तो फिर वहां पर तो फिर हमने क्या प्रोविजन कराया कि अब वो लोग जब अवार्ड करते हैं तो उसके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक चार्ट देने लग गए, क्योंकि लेटेस्ट कैलकुलेशन उसी समय आता है जब हमको अवार्ड में इंटरेस्ट जोड़ना होता है। उसके पहले अगर कोई छोटा मोटा एरर है भी तो वो इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन बेटर यही है कि अगर कोई केस आता है तो उसको हम लोग उसी समय रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दें। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कानपुर में अवेलेबल है, पिछले 10-20 साल तक का अवेलेबल है। तो मेरी दूसरी क्वेरी ये थी आपसे, जब ये जैसा कि अभी आपने कहा कि जो नोटिस आप जो ड्राफ्ट करके भेजते हैं पार्टी को कि वो उस नोटिस के ऊपर ही आपसी सलाह पे आ जाती है, तो क्या ये नोटिस जो प्रोफेशनल द्वारा तैयार किया जाता है या काउंसिल के द्वारा नोटिस भेजा जाता है? नहीं, ये तो मतलब प्रोफेशनल कर दें तो उसका एक लीगल वेटेज और उसकी टर्मिनोलॉजी हो जाती है। बाकी लॉ कहीं नहीं कहता है कि आप प्रोफेशनल से कराओ। आप नोटिस इन जनरल जो काउंसिल के पास केस आते हैं और काउंसिल वो उसके बाद में जो भी केस एक्सेप्ट हो जाते हैं तो उसके बाद में ये बायर को नोटिस भेजती है, तो नोटिस अपने लेवल पर तैयार करती है या उसे प्रोफेशनल से तैयार करवाना पड़ता है? नहीं, वो काउंसिल खुद कर लेती है। काउंसिल अपने लेवल पे उनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। नहीं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और उन्होंने वो कानपुर वालों ने ये फॉर्मेट पूरे 18 काउंसिल्स को भेजा हुआ है, क्योंकि लखनऊ वाले ने हमें दिखाया कि साहब ये कानपुर से आया था, यही लैंग्वेज हम बस कवर लेटर लगा के और उनको भेज देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये थी जानने की कि आप जैसे अब आपने कहा कि हम पार्टी को जो अगर हम कोई नोटिस अगर अच्छे तरीके से बना हुआ हो तो पार्टी उस हिसाब से उसको जब आसानी से जब पेमेंट करने में आ जाती है, तो वो जो नोटिस जो आप बता रहे हैं वो नोटिस आपके द्वारा जो मतलब जो पेटिशनर है वो उसके द्वारा भेजा जाएगा या काउंसिल द्वारा भेजा जाएगा? नहीं, काउंसिल तक तो वो पहुंचा ही नहीं ना। अब ये वो नोटिस है जो कि इनिशियली पार्टी को दी जाती है, लीगल नोटिस फॉर रिकवरी बिफोर सबमिशन टू समाधान। इवन समाधान में जाने से पहले वो दिया जाता है। हाँ, तो ये समाधान से भी पहले की बात है। काउंसिल में तो मतलब बाद में वो पेपर डॉक्यूमेंट फाइल करता है। ठीक है, ये बात है, समाधान से भी पहले। सर कितना पुराना पेमेंट कवर कर सकते हैं? 6-7 साल पुराना मिल सकता है क्या? नहीं, अगर उसने पिछले 3 साल में कोई उस पेमेंट को कंफर्म किया हो, किसी लेटर से, कोई ईमेल से कोई कंफर्म किया हो, या उसका कोई पार्ट पेमेंट दिया हो, उसने आपको कहीं किसी तरह का भी 3 साल के अंदर का कंफर्मेशन होना चाहिए। जैसे बहुत से लोग क्या है, हर साल अपने इनकम टैक्स पर्पज से 31 मार्च का बैलेंस पार्टियों से कंफर्म करा लेते हैं। तो अगर वो उसका कंफर्मेशन 3 साल के अंदर का आया हुआ हो, बकाया भले ही पुराना है, तो वो 3 साल के अंदर माना जाएगा और उस पर केस फाइल हो सकता है। अगर 3 साल से जवाब न दिया हो सकता नहीं, तो फिर तो वो 3 साल पुराना तो आउट ऑफ लिमिटेशन हो गया। कोई गवर्नमेंट सप्लाई में पार्ट पेमेंट दिया और बाकी पेमेंट रोक दिया है, न दिया, नहीं दे रहा 4-5 साल से? नहीं, तो 3 साल के ऊपर के लिए तो काउंसिल अथोराइज्ड नहीं है। भाई साहब, एक क्वेश्चन प्रमोद कुमार अग्रवाल जी पूछना चाह रहे हैं, तो मैं प्रमोद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं। आगरा से प्रमोद कुमार अग्रवाल जी। हाँ जी सर, ये जो आरसी का आपने बताया वो हम हमारे स्टेट के लिए एप्लीकेबल होगा या कहीं भी हो सकता है, आउट ऑफ स्टेट भी हो सकता है? संजय भाई, आउट ऑफ स्टेट भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा चीज जो वो उसमें प्रक्रिया ऐसी होगी
जी कि आपके जिले का डीएम जो है वो आरसी बनाएगा और जिस स्टेट में जहां पर वो है उसके पास वो आरसी भेजेगा, एनफोर्समेंट वो अगला स्टेट का डीएम करेगा। अच्छा, दूसरा चीज जो है, कानपुर से जो ट्रांसफर कराना है वो किस कोर्ट में हमको अप्लाई करना होगा? हाई कोर्ट में। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। अग्रवाल साहब एक चीज और बता दीजिएगा, जो 3 साल का भी आपने टाइम पीरियड बताया है वो डेट ऑफ इनवॉइस होगा या डेट ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन होगा? लास्ट ट्रांजेक्शन नहीं, हो चाहे कुछ कॉल साहब कुछ अपना व्यू उसमें फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। नहीं, जो 3 साल का अगर उसका रनिंग पेमेंट आ रहा है, देखिए इसके अंदर क्या है, अगर वो रनिंग पेमेंट दे रहा है तो वो कितना भी पुराना बिल हो, फिर वो 3 साल के ऊपर का भी है तो वो यही माना जाता है कि भाई रनिंग में दे रहा है तो वो वैलिड रनिंग चल रहा है। तो ऐसे केसेस में मेरा अपना ये व्यू है कि हम उसको रिलीफ दे सकते हैं। नहीं, लिमिटेशन एक्ट में जो है वो लॉ क्लियर है कि अगर शेड्यूल 1 में आता है, शेड्यूल 1 में आता है तो रनिंग पेमेंट का मतलब यह है कि जहां गिव एंड टेक हो, यानी कि रेस्पोंडेंट एंड पिटिशनर बोथ आर गिविंग एंड टेकिंग मनी, तब देन इट इज कंसिडर्ड रनिंग पेमेंट। तो उस केस में तो लास्ट ट्रांजैक्शन से है। बट इफ इट इज नॉट रनिंग पेमेंट देन शेड्यूल 3 में आएगा, उसमें फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लॉ इज क्लियर। कौल साहब मेरा कहना ये था कि सपोज है इनवॉइस की डेट जो है वो 4 साल पुरानी है और उसको उसकी उस इनवॉइस में से कुछ पार्ट पेमेंट अभी 3 साल पहले से मिली है जिसको 3 साल से ऊपर नहीं हुए हैं, तो तब उसमें क्या वो 3 साल से पीछे का वो इनवॉइस को माना जाएगा या नहीं? नहीं, आप बात समझिए, दो चीज अलग है। नॉर्मली क्या होता है कि आप माल सप्लाई करते हैं और माल सप्लाई करने के लिए एक इनवॉइस भी हो सकता है, सेवरल इनवॉइसेस भी हो सकते हैं। सपोज एक इनवॉइस है, एक इनवॉइस जो आपने रेज की 1 जनवरी 2017 मान लीजिए ना, है ना, 17 में की, तो वहां से आपको 3 साल के टाइम पर आपको क्लेम कर लेना, मिले कभी भी क्लेम आपको 3 साल के अंदर कर लेना चाहिए। मगर अगर उसका जो है पार्ट पेमेंट 3 साल के अंदर में आया, माने पड़ा 2 साल 5 महीने में आया, तो आप 2 साल 5 महीने से आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा उस इनवॉइस के लिए। ठीक है, वही है ना। मगर आपके पास में 3 इनवॉइस है ना, तो वो इनवॉइस 30 और पेमेंट पार्ट पेमेंट किसी में नहीं आया, तो फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, लिमिटेशन एक्ट में उसके शेड्यूल में बनाया हुआ है, उन्होंने अलग अलग केसेस के अलग अलग शेड्यूल बनाया हुआ है, तो वो शेड्यूल के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। हमारे बीच में राजीव कुमार सैनी जी हैं, वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। राजीव जी, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। राजीव कुमार सैनी जी, आप आवाज सुन रहे हैं क्या? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। नमस्कार सभी उपस्थित गणमान्य सदस्यों को। मेरा सर कुछ केस हुआ है ये क्या नाम, कानपुर काउंसिल से। तो उसमें मेरा 1-2 सवाल है कि जैसे कमर्शियल कोर्ट में हम चले गए, कमर्शियल कोर्ट जाने के बाद में वहां पर उन्होंने अपील के लिए 75% जमा कर दिया। अब वो कहते हैं कि 75% चूंकि हमने कोर्ट में जमा कर दिया तो इसका तो ब्याज हम नहीं देंगे। तो उसमें कहाँ तक उनकी बात ये मानी जानी चाहिए? मैं बोलूं? हेलो जी सर। जी सर, ऐसा है, ब्याज का जो प्राविधान है जी, ब्याज का प्राविधान वो है कि जब तक आपको नहीं मिला, यानी कि आपके खाते में नहीं आया, तब तक ब्याज का मीटर चालू है। कोर्ट में जमा होने से मीटर आपका बंद नहीं होता है। पैसा जब तक आपके खाते में नहीं आता तब तक ब्याज का मीटर ऑन है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोर्ट में 75% जमा हो गया तो आप वो 75% भी कोर्ट से ले सकते हैं। आप कोर्ट में ये एप्लीकेशन दे सकते हैं कि साहब मैं ये 75% मेरी शॉर्टेज है जो भी है, और ये 75% मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। अगर तो ट्रांसफर कर दिया तो फिर मीटर का इंटरेस्ट का मीटर बंद हो गया, अगर नहीं किया तो मीटर चालू है। मगर नॉर्मली कमर्शियल कोर्ट जब ये पैसा ट्रांसफर करता है तो
तो उसके लिए वो सिक्योरिटी मांगता है। तो सिक्योरिटी या तो एफडी हो चाहे या बैंक गारंटी हो, बिना सिक्योरिटी के ये पैसा बैंक रिलीज नहीं करता विद इंडिशन, क्योंकि ये सीपीसी का पार्ट है। वो कहता है ये खुदा ना खास्ता आपके विरुद्ध केस अगर जो है चला जाता है तो मैं ये 75% आपको जो मैंने दे दिया ये रिकवर कैसे करूंगा, इस वजह से वो बीजी मांगता है। तो बीजी आप अगर आप दे देंगे तो 75% पैसा आपको मिल जाता है, और अगर आपको 75% मिल गया तो फिर उसका ब्याज तो अपने बंद हो ही गया, बंद हो जाएगा, है ना। मगर पैसा नहीं मिला तो मीटर तब तक चलेगा जब तक पैसा आपको नहीं मिला। अब मैं आपको इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। एक हमारे मेंबर है, सपोज आपका अवार्ड 1 लाख रुपए का है जी, प्रिंसिपल अमाउंट जी, और आपने जिस दिन आपको अवार्ड मिला उस पर 20,000 रुपए का ब्याज था, 1,20,000 रुपया हो गया जी, आपने वो अवार्ड को एनफोर्स करने के लिए दिया जी, मगर आपने जो है अप टू द डेट ऑफ अवार्ड या जब तक आपको पैसा नहीं मिला, वो उसकी प्रक्रिया चलती रही 6 महीने तक, जी, तो आपको 6 महीने बाद 1,20,000 रुपया मिल गया। जी, आपको जब तक डेट ऑफ अवार्ड प्लस जब तक पैसा मिलना था वो ब्याज भी मिलना है जी, आप उसकी फ्रेश रिकवरी है फिर से इशू, आपको काउंसिल जरूरत नहीं है, आपको कमर्शियल कोर्ट में ही जाना है और वहीं आपको उसका पैसा मिलेगा। हमारे एक माननीय मेंबर हैं वाई के गुप्ता जी के मित्र लाइब्रेरी के, उनके 36,000 का प्रिंसिपल था। इस प्रक्रिया में उनको ब्याज के साथ में 1.5 करोड़ मिल गया और आज के दिनों में ब्याज 5 करोड़ बाकी है जी। तो उसकी रिकवरी वो अलग से ठीक, वो मगर काउंसिल की प्रक्रिया नहीं है, वो जो है वो कोर्ट की प्रक्रिया। जी सर, तो ये दूसरी, ये आपका हक है, आपको मालूम होना चाहिए आप कैसे रिकवर करते हैं। ये राजीव जी, समय का ध्यान रखते हुए अगर आपका और कोई क्वेश्चन जी हो अभी एक मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ सर। रेलवे डिपार्टमेंट को मैंने कुछ राइटिंग में जवाब मांगे थे, तो उसमें उन्होंने उसका नंबर उसका बता दिया है संजय भाई साहब ने। अच्छा ठीक है सर, मैं उसको छोड़ देता हूँ। अच्छा सर, एक चीज और, एक सवाल मेरा और है कि फैसिलिटेशन काउंसिल कोई अवार्ड जारी करता है, उसके अंदर जाहिर सी बात है कि अवार्ड अगर हमारे पक्ष में दिया है तो इसका मतलब विभाग में कहीं ना कोई त्रुटि है। विभाग में अगर त्रुटि है तो विभाग को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने उस ऑफिसर की या उस हिस्से की अपनी इंक्वायरी पूरी करे और पता लगाए कि क्या प्रॉब्लम है। अगर वो फैसिलिटेशन काउंसिल को मानता है तो, और अगर वो, लेकिन वो क्या करता है, वो सीधे सीधे अपील में जाते हैं और वहां पे अपने जो एम्प्लॉय है उसकी सपोर्ट करता है। फर्ज कीजिए किसी ने पैसे के लालच में हमको पेमेंट नहीं किया, हमको परेशान किया, तो उस कंडीशन में क्या है कि वो अपने बंदे की हिफाजत करेगा, उसके साथ में खड़ा रहेगा डिपार्टमेंट, पैसा भी देता है, सब कुछ देता है। तो अब हमारा यही कहना है कि अगर वो फैसिलिटेशन काउंसिल को मानता है तो उसका जो अवार्ड उसने किया तो उसका भी ऑनर करना चाहिए। वो ठीक है, एक अलग बात है कि उनका राइट है कि वो अपील की जाए। राजीव जी, आपका प्रश्न क्या है जिससे कोल साहब उसका जवाब दे सके आपको? जी सर, प्रश्न ये है कि अगर डिपार्टमेंट उसको रिकॉग्नाइज करता है तो उसे स्क्रूटनी करनी चाहिए कि अवार्ड हुआ है डिपार्टमेंट के खिलाफ तो उसकी क्या दिक्कतें रही हैं। तो वो उसकी स्क्रूटनी नहीं करता है, बल्कि वो अपने दोषी एम्प्लॉय के साथ खड़ा होता है, उसको सपोर्ट करता है। हमारा ये कहना है कि अगर वो डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज करता है इस फैसिलिटेशन काउंसिल को, तो मैं नहीं समझता कि उसको अपील में जाना चाहिए। कोल साहब, इसमें मैं आपसे निवेदन करूंगा। नहीं, ये तो देखिए ऐसा है कि कोई भी डिपार्टमेंट अपनी गलती तो मानता नहीं है, ना अपने एम्प्लॉयज की गलती मानता। अगर वो मानता तब तो फैसिलिटेशन काउंसिल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पैसे दे देता। आपका हक बनता है पैसा देने के लिए तो वैसे ही दे देता।
वो बदतमीजी कर रहा है, इसलिए तो आप फैसिलिटेशन काउंसिल नहीं जाते। पर हमारे पास नॉलेज ऐसा भी है जहां फैसिलिटेशन काउंसिल का अवार्ड गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो गया तो वो ऑफिसर कंसर्न जिसकी वजह से त्रुटि हुई है वो सस्पेंड भी हो गए। ऐसा नहीं, उनकी रिकवरी भी हुई, सैलरी अटैच हो गया, ऐसे भी केसेस है, ऐसी बात नहीं है। पर कोई हर एक डिपार्टमेंट के साथ में नहीं कहा जा सकता, तो इसीलिए आगे का, क्योंकि फैसिलिटेशन काउंसिल के अवार्ड तक का कार्यक्रम तो एमएसएमई एक्ट में है और उसके बाद में का कार्यक्रम जो है सीपीसी का है, तो इसलिए फैसिलिटेशन काउंसिल का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मगर सरकार में अगर किसी ये पता हो जाता है कि किसी आदमी के जानबूझ के सरकार में दो स्थिति बनती, एक कि उनके पास में फंड्स नहीं होते हैं और फंड्स नहीं होते तो इसलिए वो पेमेंट नहीं करते हैं, तो वो एक दूसरी स्थिति बनती है। कुछ स्थिति ऐसी है कि बदतमीजी, चाहे पैसे लालच इसमें या बदमाशी तंग करने के, तो ऐसे केस में सीनियर अधिकारी उनको पनिश भी करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पनिश करते, केस लड़ते तो अपनी जगह पर है ही है, मगर दे पनिश द कंसर्न ऑफिसर ऑल्सो। मेरी नॉलेज में कई ऐसे केसेस जहाँ उनको सस्पेंड कर दिया गया है या उनके सैलरी अटैच कर दी गई है, रिकवरी इशू हो गया, ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं होता है। बट वो ये इशू फैसिलिटेशन काउंसिल के बाहर है, फैसिलिटेशन कंट्रोल का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे पास लास्ट 2 प्रश्न हैं, एक पशुपति एग्रो से और एक हमारे एक्स प्रेसिडेंट प्रमोद मिगलानी जी का। तो मैं पशुपति एग्रो वालों से कहना चाहूंगा कि अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न रखें शॉर्ट में। और क्रिस। नमस्कार सर, मैं ऋषभ हूँ पशुपति से। सर मेरा ये सवाल था कि जैसे कोई पार्टी है हमारी, हमने उसे माल भेज दिया, वो हमारा 3 साल तक पेमेंट नहीं कर रहा है, 3 साल बाद वो ये कहता है कि आपका माल टूटा फूटा है, खराब है, ये क्या नाम है, माल वापस उठाओ, तो मतलब उस केस में हम क्या कर सकते हैं पार्टी के पास? यहाँ तो संजय भाई हम ही बता दें इन्हें थोड़ा सा। बताइए। एक्ट में बहुत क्लियर है, आप तो 3 साल की बात करते हैं, 3 साल इंटू 365 दिन, 1000 दिन से ज्यादा हो गया, लेकिन एक्ट सिर्फ 15 दिन का समय देता है। अगर उसने 16वें दिन भी कंप्लेंट किया तो काउंसिल उस कंप्लेंट को 0 मान के प्रोसीड करेगी। बहुत ठीक। प्रमोद भाई साहब आपका अनम्यूट करना होगा। जी नीरज भाई कुछ कह रहे थे आप? आपका हाथ वो पहले से था, सॉरी। अच्छा, मेरे को लगा आपका कोई प्रश्न। नहीं, अनम्यूट करा जी। मैं समझता हूँ काफी अच्छी चर्चा रही। अध्यक्ष जी आपकी आज्ञा से मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्रोसीड करना चाहूंगा। किसी का कोई और प्रश्न अगर हो तो कमलेश भाई साहब का नंबर ऑलरेडी चैट बॉक्स में हमने लिख दिया है। आप हमारे वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा संजय कोल साहब का भी नंबर आप सबके पास होगा, अगर किसी को नंबर चाहिए तो मैं भेज दूंगा, आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए ऑनलाइन में पास्ट प्रेसिडेंट की लिस्ट में है, तो संजय भाई का नाम कभी भी कहीं भी देख लो, कहीं पे भी देखा जा सकता है। बहुत बढ़िया आपने के भाई साहब कहा, और डेफिनेटली इतनी बढ़िया कहीं भी, ये कैसे कहा कहीं भी देखा जा सकता है, क्या मतलब? अरे मोबाइल लेके आप कहीं खड़े हो, कहीं बैठे हो, इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, ये मेरा कहीं भी देखा जा सकता था। मैं समराइज वे में एक छोटी सी जानकारी उसको देना चाहूंगा। आज लगभग हमने 18 डिविजन्स के बारे में जानकारी ली, जिसमें से 8 डिवीजन के सभी लोग प्रेजेंट थे जो वहां पे नॉमिनी है। उसमें से पता लगा लगभग 170 केस फाइल हुए हैं। इन 170 केस में से लगभग 2 केस कैंसिल हुए हैं और 8 के ऑर्डर इशू हुए हैं और 160 केस अभी पेंडिंग है। ये एक छोटी सी समरी जो सभी की चर्चा से निकल के आई। तो इसमें एक बात जो शुरू में ही के भाई ने भी कही कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उद्योग बंधु को स्टार्ट करने में आईएए ने एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था, उसी तरीके से आज हमें फैसिलिटेशन काउंसिल हमें हर डिवीजन में स्टार्ट करने में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभानी पड़ेगी। मैं समझता हूँ काफी विचार आए। एक कॉमन विचार जो आया सभी का वो ये था कि हमें चैप्टर लेवल पे अवेयरनेस इसकी खड़ी करनी है। मैं के जी से रिक्वेस्ट भी करूंगा, जैसे हमारे प्रधान अध्यक्ष जी ने कहा भी है कि हम इसके वेबिनार चैप्टर लेवल पे कराने में आपका सहयोग अगर हमें मिलेगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच स्पेशली टू ऑल पास्ट प्रेसिडेंट, जितने भी हमारे पास्ट प्रेसिडेंट, फैसिलिटेशन नॉमिनी
जितने भी हमारे सेंट्रल ऑफिस बियरर्स हैं, हमारे पास्ट ऑफिस बियरर्स, प्रेजेंट ऑफिस बियरर्स, चैप्टर चेयरपर्सन और जो मेंबर्स डिफरेंट आईएई चैप्टर से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन सभी का इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अध्यक्ष जी।